मंथन आईक्यू में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। हम लोगों की इतिहास की जो श्रृंखला चल रही थी, उस इतिहास श्रृंखला में आज हम लोग जिस मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं वो मुद्दा है मौर्य साम्राज्य से संबंधित। चैप्टर को शुरू करने से पहले आप ये कमेंट करके बता दीजिए कि हमारी आवाज, वीडियो सब सही आप तक पहुंच पा रही है, क्लास को कंटिन्यू किया जाए या किसी तरह की कोई टेक्निकल इशू है। आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। गुड आफ्टरनून कमेंट करके बताइएगा। सभी को गुड आफ्टरनून। बस ये कमेंट करके बताइए हमारी क्लास, हमारी आवाज, वीडियो सब आप तक पहुंच पा रही है। हाँ, सब ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। बहुत सही, शुरू करते हैं। तो कल की जो मैंने क्लास आपको बताया था वो मैंने आपको मगध साम्राज्य में हर्यक वंश को पढ़ाया था। इसको जरा सही करिए। ये थोड़ा हट गया ना। कल हम लोग जो पढ़े थे उसमें हर्यक वंश पढ़े थे, मगध साम्राज्य में शिशुनाग हमने आपको पढ़ा दिया, नंद पढ़ा दिया और ईरानी यूनानी आक्रमण से परिचित करा दिया था। ये सारी बात हमने कल की क्लास में आपसे बातचीत किया था। अगर देखा जाए तो ये सारी बातें हमने आपको पूरा बताने की कोशिश किया था जो आपके परीक्षा से ताल्लुकात रखते हैं। तो इन सारी मुद्दों पे मैंने कल आपसे बातचीत टोटल किया था। ये सारी मुद्दे पे मैंने आपसे बातचीत किया था। इससे अगर कोई समस्या हो तो बताइए। और मैं कहा था कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य से संबंधित। तो इसी को हम शुरू करने चले, मौर्य साम्राज्य को। तो आज का जो हम लोग चैप्टर डालेंगे, आज का जो चैप्टर डालिएगा वो डालिएगा मौर्य साम्राज्य। चैप्टर जो हम लोगों का होगा वो क्या होगा? मौर्य साम्राज्य होगा। इसी को पढ़ना हम लोगों को, मौर्य साम्राज्य। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इससे सवाल भी बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा सवाल भी पूछे और चैप्टर भी बड़ा। तो एक बार मैं सरसरी निगाह से आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे, तो इस मगध साम्राज्य पे मैंने आपसे बताया था 3 राजवंशों ने शासक किया था। हमने आपको पढ़ाया था हर्यक के बारे में, फिर हमने आपको पढ़ाया था शिशुनाग के बारे में, फिर हमने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था नंद के बारे में और बोला नंदों में आने वाला एक तो महापदम था। 2 ही शासक थे, एक महापदम नंद था और एक घनानंद था। हमने बताया था आपको जब घनानंद का जमाना चल रहा था तो विदेशी आक्रांताओं का आगमन होता है, ईरानी और यूनानी आक्रांताओं का आगमन होता है। इसी घनानंद के साथ क्या होता है, एक घटना और घटता है और वो मैंने कल आपको बताया था। यानी 2 मुख्य रूप से घटना घटित होते थे, मैंने कल बताया था। एक घटना तो ये घटित होता था कि ये अपने गुरु चाणक्य का अपमान करता है, और दूसरी घटना ये घटित हुआ था विदेशी आक्रांताओं का। कल का क्लास यही था, विदेशी आक्रमण होता है। विदेशी आक्रमण में मैंने आपको बताया था एक ईरानी हुआ था और एक यूनानी हुआ था, सिकंदर का। ये बात मैंने आपको बता दिया था। इसके समय में जो 2 घटना घटित होती है, एक तो ये था, एक ये था। ये वाला फेज कल की क्लास में चल चुके थे, आज चलेगा ये फेज। ये गुरु का करता है अपमान, यही गुरु इसके निकलेंगे। और ये अभी मैं कहानी आगे आपको बताता हूँ। एक चंदू नामक लड़का को पकड़ेंगे, ये इतिहास में चंद्रगुप्त के नाम से जाना जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाएगा। और ये चंद्रगुप्त क्या करेगा, इस घनानंद की सत्ता को उखाड़ के और वहीं पर क्या करेगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो इसको हम पढ़ाएंगे कैसे, ये पहले मैं आपको बता दूं। ये कल की मैं केवल आपको स्ट्रक्चर बताया हूं कि आप और अच्छे से समझ सके। ठीक, अब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना वो मैं आपको बताता हूं। इसमें बस एक चीज ऐसा बताऊंगा जो आपके परीक्षा से तो ताल्लुकात नहीं रखेगा, लेकिन 2 मिनट लगेगा वो आपको समझना, केवल समझ। बाकी जितनी सारी चीज इसमें बताएंगे टोटल आपको रट्टा मार के रखे रहना है या कॉन्सेप्ट के साथ उसको याद रखना है। टोटल आपसे सवाल वो पूछे जाएंगे और लगभग पूछे जा चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उस पर मैं आपसे कर लेता हूं बातचीत। मौर्य साम्राज्य में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। तो इसमें बेसिकली कोई ऐसा डायग्राम नहीं बनने वाला जैसे पहले के चैप्टर में मैं आपसे बनाता था, लेकिन क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मौर्य साम्राज्य के बारे में
हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इसमें ये चीज जानेंगे कि इस साम्राज्य की जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी के स्रोत क्या है, जानकारी के स्रोत क्या है, ये बात हम लोगों को जानना है। क्योंकि बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं और बहुत सारे साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। उन स्रोतों के बारे में जानना है, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। दूसरी बात इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे मुख्य रूप से शासक के बारे में देखेंगे। और शासकों में अगर देखा जाए तो स्पेशली हम लोगों को 3 मुख्य शासक पढ़ना है, बाकी 3 छोटे छोटे शासक पढ़ना। 3 बड़े बड़े शासक हैं और मुख्य शासक हैं। वो 3 मुख्य शासक कौन कौन हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये बड़ा शासक है। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में, ये भी एक बड़ा शासक है, सवाल आते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा शासक जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम आपको शासक बता लेंगे तब हम आपसे ये बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि मौर्य प्रशासन के बारे में, प्रशासन से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और बचे हुए कुछ तथ्यों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो यही इतनी सारी चीजें हैं। इसके शासकों को पढ़ने में थोड़ा हम लोगों को टाइम लगेगा और इसके प्रशासन को पढ़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि प्रशासन में सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि उस समय की राजस्व व्यवस्था कैसी थी, व्यापार नीति कैसी थी, मुद्रा प्रणाली कैसे चलती थी, उस समय के अधिकारी कौन कौन थे, अधिकारियों का पद किस नाम से वो जाने जाते थे। वो सीधे सवाल एग्जामिनर जो होता है आजकल प्रशासन से बहुत सारे पूछ रहा, सीधे एक अधिकारी का नाम दे देगा, कहेगा मौर्य प्रशासन में किस नाम से चर्चित थे, रूप दर्शक लिख के दे देगा, लक्षणाध्यक्ष लिख के दे देगा, कहेगा ये किससे संबंधित था। समझ रहे हैं। तो इस तरह की बात है। इनकी मुद्राओं के बारे में पढ़ा जाएगा, इनके समय आए हुए विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ा जाएगा। ये सारी चीजें हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो आप सबसे पहले हम छोटी सी एक बात है, जानकारी के स्रोत, इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग ये शासक पढ़ेंगे मेन रूप से, फिर प्रशासन पढ़ने वाले हैं। इसको अपने अंदाज में आप नोट कर लीजिएगा, कुछ ऐसे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने चल रहा हूं मौर्य साम्राज्य के जानकारी का स्रोत। इतनी बड़ी साम्राज्य की जानकारी का स्रोत क्या है, ये कहाँ से इसके बारे में जानकारी हमको मिलती है। तो अगर मौर्य साम्राज्य के बारे में देखा जाए, इसके जानकारी के बारे में, तो जानकारी के जो स्रोत हैं वो 2 रूपों में दिखाई देते हैं। जानकारी के जो स्रोत हैं वो 2 रूपों में दिखाई देते हैं, या इसको क्या कर सकते हैं, बीच में हम लोग लिख लेते हैं। स्रोत जो है वो कितने रूपों में है, 2 रूपों में है। कौन कौन से 2 रूप हैं। एक तो मिलता है साहित्यिक स्रोत, हमने पहले के ही क्लास में आपको बता दिया है कि साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं। उस कालखंड के दौरान, जिस समय, जैसे मौर्य पढ़ रहे हैं तो मौर्य कालखंड, गुप्त पढ़ेंगे गुप्ता कालखंड, जो कालखंड पढ़ रहे हैं, जो शासक के बारे में पढ़ रहे हैं, उस कालखंड की बात करिएगा, है ना। तो साहित्यिक स्रोत क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जिस कालखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, उस कालखंड के बारे में जितनी सारी लिखी गई किताबों में बात उपस्थित उनके कालखंड के बारे में जानकारी देती हैं और उस लिपि को हम लोग पढ़ के समझ चुके हैं, वो सारी बातें साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आती हैं। जिनकी लिपि को हम लोग नहीं पढ़ के समझ पाए वो भी साहित्यिक स्रोत में आते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से फायदा क्या, जब समझ ही नहीं पा रहे हैं उसकी लिपि को तो जानकारी दे ही नहीं पाएंगे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात थी तो उसको जोड़ा नहीं जाता। तो साहित्यिक स्रोत पहला हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा देखेंगे इसमें पुरातात्विक स्रोत भी ऐसे हैं जो इसके मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। साहित्यिक स्रोत में केवल आपको याद रखना क्या क्या, बाकी उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। एक तो कौटिल्य का आता है अर्थशास्त्र, ये बताता है मौर्य शासन के बारे में। अर्थशास्त्र से संबंधित हम लोगों को बहुत सारी बातें याद करना जो एग्जामिनर सीधे सीधे पूछता है। ये अर्थशास्त्र शासन सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है, राजनीतिक पॉलिटिकल पुस्तक के रूप में देखे जाते हैं। इसमें विवाह विच्छेद की बात किया गया है, बहुत सारी बातें इसमें की गई है, मैकियावेली से इसकी तुलना की गई है। तो ये सारी बातें पूछी जाती हैं। तो ये बातें हम अलग आपको बताएंगे, यही बताएंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। यहाँ मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। दूसरा जो है इसके बारे में जानकारी देता है वो क्या है, इंडिका है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासनकाल हम लोग पढ़ेंगे, सेलुकस निकेटर से वो पंगा लेगा। सेलुकस निकेटर जो यूनानी था, उसका विदेशी राजदूत आएगा यहाँ पे भारत में, वो आता है मेगास्थनीज के नाम से, वही इंडिका लिखता, भारत को 7 वर्गों में विभाजित कर देता। इंडिका से संबंधित बहुत सारी लगभग 7-8 तरह के सवाल पूछता हो। तो वो बातें हम आगे बताएंगे, यहाँ केवल आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं। फिर उसके बाद क्या है, पुराण है। पुराण हम लोग वेदों के दौरान ही थोड़ा अध्ययन कर चुके हैं, ये भी इसके बारे में जानकारी देता है।
और इसके बाद क्या है, जैन और बौद्ध ग्रंथ है। तो जैन और बौद्ध ग्रंथ जो है वो भी हम लोग जैन बौद्ध पढ़ते समय 4-5 ग्रंथों पे चर्चा किया था। तो यहाँ हम स्पेशल आपको 2 चीज बताएंगे, एक अर्थशास्त्र और इंडिका से संबंधित, और सवाल पूछे भी गए हैं, भविष्य में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ ऐसे साहित्यिक स्रोत है जो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा जो जानकारी देने का काम करता है वो है अभिलेखीय स्रोत। अभिलेखी का मतलब ये हुआ, अभिलेखीय स्रोत ये लिखे हुए चीज है, चाहे पत्थरों पे लिखा गया होगा, चाहे दीवारों पे लिखा गया होगा, चाहे गुफाओं में लिखा गया है, कंदराओं में लिखा गया होगा, कहीं ना कहीं ये लिखे गए पूरा तात्विक साक्ष्य है, उनको अभिलेखीय स्रोत हम लोग कहते हैं। तो अभिलेखीय स्रोत में अगर देखा जाए तो क्या क्या मौर्य काल में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, अशोक का जमाना पढ़ेंगे जो हमें इसके बारे में जानकारी देता है। एक तो हम लोग देखेंगे अभिलेखीय स्रोत में, एक आएगा स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, फिर एक आएगा गुहा लेख, गुहा लेख, इसको ऐसे करिएगा, गुहा लेख करिएगा, गुहा लेख, और एक जो आएगा उसको हम लोग कहते हैं शिलालेख। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इस पे स्पेशल सवाल पूछता है, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी तक के एग्जाम में, लाइन लिख लिख के पूछा, मैं सारे सवालों से आपको अपडेट कराऊंगा। इसको ऊपर किए कमेंट को, हेलो, ऊपर किए, ऊपर, ठीक है, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना। स्तंभ लेख क्या होता है? स्तंभ लेख जो दीवाल होते हैं, जो दीवाल उन दीवालों पे लिखवाने का जो काम किया गया उसको हम लोग कहते हैं स्तंभ लेख। गुहा लेख क्या होता है? गुफाओं में लिखा गया जो है। शिलालेख क्या होता है? जो पत्थर की चादरों पे, जैसे गांव में अगर आप रहते हो या शहरों में रहते हो, ठीक, तो आप देखिएगा जो कोई मंत्री उद्घाटन करता है तो पत्थर का ऐसे एक बोर्ड लगा देता है, उस पर लिखा रहता माननीय फलाना मंत्री ने सड़क का निर्माण करवाया, फलाना चीज करवाया, वो शिलालेख है, समझिए, वो शिलालेख ही है। तो इस तरह के जो लिख के छोड़े हैं सब वो ये है। तो स्रोत आपको बस यही जितना चीज जानना है, इसमें ये पढ़ना, हम लोगों को ये पढ़ना, यहाँ ये बताएंगे, ये बताएंगे, ये बताएंगे, ये इस सब पे हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो जानकारी के स्रोत में केवल आपको ये बात याद रखना है, ये आपको जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं सीधे, हमने आपसे बोला कि इसमें मैं आपको जानकारी के स्रोत के बाद सीधे कहाँ आ जाऊंगा, शासक के बारे में। तो अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं पढ़ने? मौर्य काल से संबंधित शासक के बारे में। और शासकों में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्योंकि यही चंद्रगुप्त मौर्य जो होगा वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। चंद्रगुप्त मौर्य नामक जो व्यक्ति है, चंदू नामक जो व्यक्ति, वही चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से इतिहास में काफी विख्यात होता है। और इस चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पूरे मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर रहा। कैसे कर रहा है जरा इसको हम लोग देखते हैं। अगर देखा जाए तो ये चंद्रगुप्त मौर्य कोई और नहीं था, कौटिल्य के घनानंद के राज दरबार में रहने वाला कौटिल्य जो ब्राह्मण थे। सर कल जो पढ़ा, क्या अवंती के अंग के या अवंती के क्या चीज पूछ रहे हैं? पंडोला राजा क्या पूछ रहे हैं आप, जरा देखिएगा उसको, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसको हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हम क्या आपसे कहना चाह रहे हैं, मौर्य साम्राज्य में जो घनानंद के शासनकाल को देखा जाए, घनानंद के शासनकाल को अभी इसको थोड़ा समझिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं। घनानंद के शासनकाल को अगर देखा जाए तो घनानंद के शासनकाल में आने वाला एक वो थे, विद्वान थे, कौन थे? उसके गुरु के रूप में ही थे, वो थे कौटिल्य, या चाणक्य कह सकते हैं, या विष्णुगुप्त कह सकते हैं। उनका वो अपमान करता है, वो दरबार से निकलते हैं, और वही क्या करते हैं, इस चंद्रगुप्त मौर्य को पालन पोषण करके बड़ा करते हैं, और गद्दी के सिंहासन को हथियाने के लिए युद्ध करवाते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोगों को मौर्य साम्राज्य में पढ़ने के दरमियान ये जानना है कि जिस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य कोई और नहीं थे बल्कि कौटिल्य के क्या थे, ये कौटिल्य के शिष्य थे। यानी कि कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और उन्हीं के सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना कर रहा। मगध की गद्दी पे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य बैठता है, उसके पहले उसके जीवन काल की एक छोटी सी कहानी आती है। ये कहानी जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, बस यही हमने आपको शुरुआत में कहा था, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, उसको आपको याद नहीं रखना, केवल सुन लेना, यहीं से शुरू हो जाएगी मौर्य साम्राज्य की पूरी कहानी। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में है, ये बहुत आम आदमी था, बहुत गरीबी की जंजीर से जकड़ा हुआ इंसान था। इतने विशाल साम्राज्य की कर्ता धर्ता कैसे बन जाता है?
जो भारत के उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक इतनी विशाल साम्राज्य पे शासन करने वाला कैसे बन गया, जो एक मामूली सा गरीब आदमी था। तो जरा इसको समझिएगा। पहले इसकी जीवनी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, आपको लिखना उखना नहीं है, बस समझना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको इससे संबंधित परीक्षा की बात बताऊंगा। ये आपको जानना भी जरूरी है, हम जहां तक समझ पा रहे हैं। दरअसल बात ये शुरू होती है, दरअसल जो कहानी की शुरुआत होती है, वो कहानी की शुरुआत होती है पिपली वन से। पिपली वन से कहानी की शुरुआत होती है। और ये पिपली वन आज जो बताया जाता है, आज के डेट में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिलेगा आपको। यहां से कहानी की शुरुआत हो जाती है। इस पिपली वन में मोर पालक थे, मोर पालक थे, या इसको यहाँ लिखिएगा, पिपली वन में क्या रहते थे, मौर्य वंश के लोग रहते थे, मौर्य वंश के लोग रहते थे। इस मौर्य वंश में एक दंपत्ति मिलेंगी, एक दंपत्ति का मतलब समझ रहे हैं ना, पति और पत्नी, पति और पत्नी। तो एक मौर्य वंश में ही एक दंपत्ति का उल्लेख आता है, पति पत्नी के रूप में बहुत सारे लोग थे। यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। और इनके जो लड़का था उसका नाम चंदू बताया जाता है, चंदू बताया जाता है। कहा जाता है इतिहास के मुताबिक इस पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो ये जो माता थी ये गोरखपुर से ट्रांसफर करके कहाँ चली जाती है, बिहार में चली जाती है। और बिहार में स्पेशल कहाँ जाती है, पाटलिपुत्र में चली जाती है। और इस पाटलिपुत्र में कहाँ जाती है, एक गौपालक के यहाँ जाती है। और ये गौपालक क्या करता है, इस महिला को बहन का दर्जा देता है, और बहन का दर्जा दे करके अपने घर ही रख लेता है इसकी जीवन की रक्षा करने के लिए। ये महिला अपने बच्चों को लेकर के इस गौपालक के यहाँ पाटलिपुत्र चली जाती है, ऐसा ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं। होता कुछ ये है कि इस गौपालक के यहाँ रह के ये जो चंदू नामक लड़का था, इस गौपालक के यहाँ जब आता है तो अपने दोस्तों के साथ एक खेल खेलता है, और वो खेल था राज किलम करके। इस राज किलम खेल में क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति अपने आप को राजा घोषित करता है और अन्य को क्या करता है, अन्य को प्रजा बना देता है। यही खेल चंदू नामक लड़का भी कर रहा था, स्वयं को राजा घोषित किया था और दोस्तों को प्रजा बनाया था, और उस खेल को ये खेल रहा था। जिस समय ये घटना घटित हो रहा है उसी समय मगध की गद्दी पे आने वाला जो शासक घनानंद था, यानी मगध जो शासक था कौन था, तो मैंने पढ़ाया था घनानंद था। जिस समय ये घटना घट रही है उसी समय मगध का शासक घनानंद जो था, ये घनानंद चाणक्य का अपमान किया था। ये घनानंद क्या था, चाणक्य का अपमान किया था। और चाणक्य भी बड़ा जोश में बाहर निकला था, कहा था जब तक तुम्हारी सत्ता को मैं नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं तुम्हारे सामने चेहरा दिखाने वाला नहीं हूं। इस संकल्प को लेकर के घनानंद पूरी जोशो जुनून के साथ उसके राज दरबार को त्याग दिया, लात मार के निकल गया। और मैंने कल बताया भी था आपको ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो घनानंद था अपने राज दरबार में क्या किया था, ये राजस्व को क्या किया था, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। और इस राजस्व को बढ़ाने के ही संदर्भ में इस चाणक्य ने सलाह दिया था घनानंद को, इतनी ज्यादा राजस्व को आप न बढ़ाइए, प्रजा त्राहिमाम हो जाएगी। लेकिन घनानंद को ये बात बुरा लगा। घनानंद ने उसका जटा जो होता है ऊपर, ये सर के ऊपर ब्राह्मण जी लोगों के, उसको पकड़ के तान के अपमान भी किया। और इन्होंने संकल्प भी लिया कि जब तक तुम्हारे साम्राज्य को उखाड़ नहीं फेंकूंगा तब तक, मैं इस संकल्प को लिया था खोलने या बांधने की, जो कुछ भी मुझे क्लियर नहीं हो रहा, तब तक वो काम नहीं करेगा। ये संकल्प लेकर के घनानंद के राज दरबार से चाणक्य जो था वो बड़ा जोशो जुनून में निकला। इतिहास के मुताबिक ये बात बताया जाता है कि जब ये निकला था तो इसको यही चंदू नामक लड़का जो था, यहाँ जो राजा बना था लड़का, वो लड़का कोई और नहीं था, यही चंदू था। इस चंदू को ये देखता है, और चंदू को देखता है तो चंदू की माता से मिलता है और कहता है कि इस लड़के को हमें सौंप दीजिए, मैं इस लड़के को दीक्षित करूंगा, शिक्षा दूंगा, इसका पालन पोषण करूंगा। क्योंकि चाणक्य काफी विद्वान आदमी थे, उनको ये लग रहा था कि अगर इस लड़के को शिक्षा देता हूँ, इसको काफी ज्यादा अगर हम योग्य बनाने की कोशिश करता हूँ, तो निसंदेह यही वो लड़का है जो हमारी संकल्प को पूरा कर सकता है, जो घनानंद की सत्ता को उखाड़ फेंक सकता है। क्योंकि उस लड़के के अंदर उसने राजत्व देखा था, और वो राजत्व ये था कि वो मासूम नौनिहाल भले था, लेकिन मासूम नौनिहाल होने के बावजूद भी उसने राज किलम खेल में स्वयं को राजा घोषित करता है, बाकी को प्रजा घोषित किया था।
चाणक्य को लगा कि इस लड़के के अंदर तो वास्तव में राजत्व का सिद्धांत दिख रहा है, ये वास्तव में राजा बनने के लायक है। और इस बात को ध्यान में रख करके चाणक्य ने उसकी माता से क्या करता है, चंदू को ले लेता है और लेके इसको क्या किया, तक्षशिला पहुंच जाता है और तक्षशिला में इसका नाम लिखवाता है, नामांकन करवाता है। अगर देखा जाए मैप के हिसाब से तो थोड़ा समझिएगा यहाँ बात को। यहाँ से एक बात आपसे बस परीक्षा के लिए आप एक बात को याद रखेंगे, और वो एक बात क्या है, जरा उस बात को आप समझिएगा। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, है ना, जरा इसको समझिएगा, इसको हम लोग समझते हैं। ये लेके जा रहा है यहाँ पे तक्षशिला में लेके जा रहा है, और इस तक्षशिला में क्या किया, नामांकन करवा दिया। ये यहाँ नहीं है, यहाँ करिएगा, है ना। तक्षशिला में नामांकन करवा देता है, और नामांकन जब करवाता है तो कौटिल्य जो था वो इस चंदू को पाटलिपुत्र से इसको लेके जाता है, सीधे यहाँ पे नामांकन करवा देता है, यहीं पढ़ाता है। जब ये पढ़ाता है तो इसको केवल दो ही बात बताता है, केवल दो बात बताता है। ये दो बात क्या कहता है, एक बात ये कहता है कि जो विदेशी आक्रांता इधर से यूनानी आके यहाँ बस चुके हैं, इन लोगों को उखाड़ फेंकना है, तुम्हें मार भगाना है, यूनानी को हटाना है। और दूसरी बात ये कहता था कि तुम्हारे जीवन का जो मेन उद्देश्य था वो इस बिहार की गद्दी पे बैठा जो शासक है घनानंद, इसकी सत्ता को उखाड़ फेंकना है। ये दो ही बात बताता। और ये चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जोश जोश में आके यहाँ शिक्षा तो ग्रहण कर ही रहा था, इसने जोश जोश में आके इधर बसे हुए जितने सारे यूनानी थे उन यूनानियों से पंगा ले लेता है और उन लोगों को अपदस्थ कर देता है, पराजित कर देता है। और अपदस्थ करने के बाद क्या करता है, अपदस्थ करने के बाद वो सीधे यहाँ से ट्रांसफर होता है मगध की तरफ। और मगध की तरफ जब आता है तो मगध की तरफ आता है तो अपने गुरु के साथ सीधे मगध के सेंटर पे ही धावा बोल देता है। मगध के सेंटर पे जैसे धावा बोलता है, घनानंद अपने शक्ति और ऐश्वर्य के नाम से जाना जाता था। वो चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु घनानंद को, उसके गुरु कौटिल्य को घनानंद ने बुरी तरह से पराजित किया। और पराजय से मुंह मोड़ के अपने आप को उन्होंने, दोनों लोग गुरु और चेला, जाके जंगल में शरण लिए थे। जंगल में एक बुढ़ी माता बताया जाता है, उनसे मुलाकात होता है, इनको भोजन खिलाती है। और ये भोजन खाने के लिए जब जाते हैं लोग तो बीच थाली से ही खाना को निकालता है, हाथ जल जाता है। तो वहां पे शायद वो बुजुर्ग माता जो थी उनको कहा था कि बेटा अगर खाना खाते हो तो ठंडा करके किनारे किनारे से खाओ, बीच से खाओगे हाथ जलेगा। घनानंद को लगता है कि वहां उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ कि भाई वास्तव में अगर किसी के साम्राज्य पे धावा बोलना है तो सीधे सेंटर पे मत जाओ, किनारे किनारे से जीतते हुए जाओ, फिर साम्राज्य में जाओ, लड़ो। इस संकल्प को लेकर दोबारा चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के जाता है घनानंद, और दोबारा चाणक्य दोबारा लेके जाता है घनानंद से युद्ध करने के लिए। और इस दरमियान क्या होता है, घनानंद के सीमावर्ती क्षेत्रों को धीरे 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 जीतते 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 एक ऐसा समय लाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के समस्त साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। मतलब कह सकते हैं कि मगध की सत्ता पे बैठने वाला उत्तर भारत का वो तानाशाह, शक्तिशाली और अपने ऐश्वर्य परचम फहराने वाला शासक घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त चंदू नामक एक मासूम नवनिहाल ने उसकी सत्ता को उखाड़ फेंका। और सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कईयों सारे युद्ध किए, और इतना सारा युद्ध किया है कि वो उत्तर में यहाँ हिमालय तक चला आता है, दक्षिण में कर्नाटक तक चला आता है, पूर्व में बंगाल तक चला जाता है, और पश्चिम में देखा जाए तो गुजरात तक चला जाता है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भी उसने लड़ने का काम किया था, और बताया जाता है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में उसने ईरान तक लड़ने के काम किया था। और एक विशाल साम्राज्य का वो क्या बन जाता है, बादशाह बन जाता है। इस तरह से देखा जाए तो चंदू नामक एक गरीब लड़का अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के संदर्भ में इतनी ज्यादा फेज से वो गुजरता। तो इसमें केवल और केवल आपको क्या याद रखना है, जब ये यूनानियों से लड़ने जा रहा है तो कहाँ लड़ा था, वो जगह बस याद रखना है। एक सिंध को हराया था और एक पंजाब को, ये बात आपको याद रखना है। ये सवाल पूछे जा चुके, बस ये आपको याद रखना। इसके अलावा आप यहाँ से कुछ ना याद रखें तो भी, इस कहानी में कोई बात ना याद रखें तो भी कोई मतलब नहीं, बस सिंध और पंजाब क्षेत्र को याद रखना है। जिंदगी में पहली बार उसने युद्ध किया था, जिंदगी में पहली बार उसने युद्ध करके उसको जीतने की कोशिश किया था। अब मैं चलता हूं उन बातों को, अभी चंद्रगुप्त मौर्य को मैंने क्या पढ़ाया, केवल जीवनी बताया, यहाँ से कुछ आए होएगा नहीं। बस एक चीज आएगा, क्या आएगा, ये सिंध पंजाब का क्षेत्र अगर आना चाहे तो इसी को पहले विजिट कर रहा हो अपने जीवन काल में पहली बार। बाकी केवल ये आपको समझने के लिए मैंने बताया कि समझ लीजिए कहानी है, क्योंकि ये भारत का चक्रवर्ती सम्राट है, यहाँ से अब कहानी शुरू होती है।
अब मैं इसके जीवन काल से उन बिंदुओं को बताने चलूं जो आपके परीक्षा से ताल्लुकात रखता है। अब लिखते चलिएगा, अब लिखते चलिएगा। तो चलते हैं अपने अगले पेज में, अगले पेज पे आइएगा। अगला पेज हमारा क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य में हम लोगों को क्या क्या चीजें लिखना है जो आपके परीक्षा से ताल्लुकात रखते हैं, उन सारी बातों को हम लोग देखते चलते हैं। तो सबसे पहली बात क्या जानना है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, यानी किनके सहारे ये इतने बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना कर रहा है। तो इसके गुरु कौन थे? सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, गुरु कौन थे, ये तो आम बात है, सब लोग जानते हैं, वो थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो सब नाम चाहे तो आप लिख सकते हैं, कौटिल्य भी इनको कहा जाता है और इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी ये काफी इतिहास में चर्चित दिखाई देते हैं। तो ये बात आपको याद रखना। इन्हीं के सहायता से क्या कर रहा है? मौर्य वंश की स्थापना कर रहा है। तो मौर्य वंश का कभी कभी आपसे अगर कोई पूछ दे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था भाई, तो आप कहिएगा संस्थापक के रूप में, अभी तो मैंने सारी कहानी बताया, स्थापना यही किया, तो आप कहिएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य था। संस्थापक के रूप में आप कहिएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। मगध की गद्दी पे जैसे ये बैठता है, मगध की गद्दी पे बैठ के ये चारों दिशाओं में युद्ध करने का काम किया था, जो मैंने अभी आपको बताया। और चारों दिशाओं में युद्ध जब करता है तो उत्तर के क्षेत्रों में देखा जाए तो ये कहां तक जाता था? साम्राज्य विस्तार इसका देखिए, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत सारे युद्ध करता है। अगर देखा जाए तो उत्तर में ये कहां तक जाता है? हिमालय तक चला जाता है। दक्षिण में देखा जाए कहां जाता है? तो दक्षिण में आता है मैसूर तक आता है, यानी कि कर्नाटक के क्षेत्र तक धावा बोलता है। और पूर्व में अगर देखा जाए, पूर्व में, तो पूर्व में ये बंगाल की सीमा तक जाता है। और पश्चिम में अगर देखा जाए तो पश्चिम में कहां तक जाता है? गुजरात की सीमा तक जाता है। और उत्तर पश्चिम का अगर बात किया जाए, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कहां तक जाता है? ईरान तक जाता है। ये बात यूपी पीसीएस ने ऑलरेडी पूछ चुका है। क्यों पूछा, कैसे पूछा, मैं आपको बता रहा हूं। भरोसा नहीं होगा पेपर देखिएगा। इसको जरा हम आपको एक बार फिर बताने की कोशिश करता हूं, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा, है ना। इसको जरा आप समझने की कोशिश करिएगा, एक बार मैं फिर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये कहां तक चल रहा है भाई, ये कहां तक चल रहा है? उत्तर के क्षेत्र में कहां तक आ रहा है? हिमालय तक चल रहा है। दक्षिण में कहां तक आ रहा है? कर्नाटक तक, इधर आ रहा है, यहाँ पे, इधर आ रहा है, यहाँ पे। ये पूरब वाला क्षेत्र है इसका, ये पूर्व वाला क्षेत्र है, ये उत्तर वाला क्षेत्र है, ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, दक्षिण वाला क्षेत्र, ये इसका पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र। और उत्तर पश्चिम में ये ईरान तक चला जाता है। उत्तर पश्चिम की सीमा देखा जाए तो ये ईरान तक लगभग चला जाता है। और कुल मिला जुला के जो मासूम नौनिहाल इस गोरखपुर के पिपली वन में अपना जीवन का गुजर कर रहा था अपने गरीब माता पिता के साथ, वो इस मगध की गद्दी पे बैठता है, वो इस मगध की गद्दी पे बैठता है और बैठ करके साम्राज्य विस्तार में यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ तक जाता है और यहाँ तक चला जाता है। और एक छोटे से मासूम नौनिहाल जो जीवन को इतनी गरीबी की जंजीर से जकड़ा था, वो इतने बड़े विशाल साम्राज्य का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है, शासक बन जाता है। सवाल आयोग ने बड़े मजेदार हम लोगों से पूछा, पेपर उठा के देखिएगा, कहता है कौन सा ऐसा स्रोत है जिस स्रोत के मुताबिक ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था वो पश्चिम में गुजरात तक था। ये बात पूछा हुआ, भरोसा नहीं होगा पेपर देखिएगा। साल नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं पेपर बहुत देखता रहता था, इतना साल नहीं याद है किस साल कौन सवाल आया, लेकिन आया है तो आया है। ये मैं कह रहा हूं तो सही है, क्योंकि मैं तभी बोलता हूँ जब सही रहता हूँ, गलत रहता हूँ तो मान लेता भैया गलत था, माफ कर देना, इंसान हूँ, कभी कभी गलती हो जाएंगे, है ना। तो ये बात हमें याद रखना था, इसको मैं बता देता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य से आप इतनी बात अगर नोट कर लिए होंगे, ये फिगर उगर मत बनाएगा, केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये बात हमें जानना है कि ये कहाँ से इसकी स्रोत मिलती है, कि उसका शासन काल जो था वो कहाँ तक था, वो उसका शासन काल जो था वो पश्चिम में गुजरात तक था। तो इसका जो स्रोत देता है वो देता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख देता है। ये बात आपको याद रखना है। और इस अभिलेख के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 3-4 तरह के सवाल एग्जामिनर हम लोगों से पूछ चुका है, तो वो सारी बातें हम लोगों को जानना है। तो आप छोटी सी हेडिंग नहीं कह सकते, हेडिंग तो हमारा पड़ा है चंद्रगुप्त मौर्य,
इसी के अंदर पहला तीर लिखे, दूसरा तीर, तीसरा तीर। तो अब आप डालिएगा चौथे तीर पे चलिएगा, और चौथा तीर पे हम लोग क्या लिखेंगे, वो लिखने वाले हैं क्या, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये हम लोगों को जानना है। फिर मैं अभी चंद्रगुप्त की अभी कहानी कुछ बताया नहीं, अभी बहुत जानना है इसके बारे में, याद रखिएगा। अभी मैं इस बात को इसलिए यहाँ मोड़ के लाने की कोशिश किया कि लगे हाथ इसको बता दूं यहीं पे, नहीं तो आगे चल के हो सकता है मेरे ही दिमाग से इतना तथ्य रहता है कि हम इकट्ठा करके लिख के लाते, ताकि आपको इसलिए नहीं लाते, इसलिए लाते कि आपको हम हर चीज बता पाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें भूल भी तो सकता है, हो सकता है मौके पे याद ना आए, बाद में याद आए, तो बाद में आप वहां से तो कह नहीं सकते ऑफलाइन, तो अरे भैया ये रुक जाओ लिख लेना, ऐसा तो कह नहीं सकते। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीजों को छाट के एक जगह इकट्ठा किए रहूं, आराम से आपको हर चीज देख के बताता हूँ लाइन बाय लाइन, ताकि आपको कहीं इधर उधर जाना ना पड़े, है ना। अब देखिएगा यही लगे हाथ हम लोग क्या देख लेंगे, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ से सवाल पूछे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोगों को क्या क्या जानना, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सबसे पहली बात हम लोगों को ये जानना है कि ये जो अभिलेख मिला है, ये अभिलेख के बारे में ये कहा जाता है कि संस्कृत काव्य शैली का ये सबसे प्राचीनतम नमूना के रूप में जो अभिलेख दिखाई देता है, ये यही दिखाई देता है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, प्राचीनतम नहीं, बगजगोई अभिलेख मैं इसके पहले पढ़ा चुका हूं। तो संस्कृत काव्य शैली में लिखी गई अभिलेखों में अगर देखा जाए तो ये प्राचीनतम है, यानी उस लिपि में लिखी गई। तो पहली बात क्या लिखिएगा, संस्कृत काव्य शैली, सबसे पहली बात हम लोग क्या लिखेंगे, संस्कृत काव्य शैली में लिखी गई प्राचीनतम अभिलेख है। पहली बात तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। दूसरी बात क्या हम लोग जानेंगे इस जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित, दूसरी बात ये जानेंगे कि यही वो अभिलेख है जो ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अपने शासन के विस्तार की नीतियों में इतना ज्यादा विस्तार किया था कि पश्चिम में गुजरात के क्षेत्र तक पहुंच गया था। तो दूसरी बात लिखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिम भारत में गुजरात तक था का वर्णन ये बात ये बताता है। तीसरी बात इस जूनागढ़ अभिलेख से हम लोगों को जानना वो ये जानना है कि इस जूनागढ़ अभिलेख जो मिलता है स्रोत के रूप में, इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर आता है, उस गवर्नर का नाम बताया जाता है पुष्यगुप्त। और उस पुष्यगुप्त ने क्या किया था, एक सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। वो आगे चल के उसका पुनरुद्धार भी होगा तो उसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ एक चीज और लिखिएगा, यहीं से सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है, सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है, ये बात आप यहीं याद रखिएगा। सुदर्शन झील लिख लीजिएगा, झील। और ये सुदर्शन झील जो है, ये सुदर्शन झील किसने बनवाया था, तो इसका एक गवर्नर था, उस गवर्नर का नाम क्या आता है, पुष्यगुप्त लिखिएगा। ये गुप्त और मित्र कई करके ऐसे आते रहते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन करते रहते हैं, है ना। पुष्यगुप्त लिखिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो सुदर्शन झील से एक चीज और हम लोगों को याद रखना है, और वो हम लोगों के परीक्षा से ताल्लुकात रखता है। बाकी सुदर्शन झील की सारी कहानी खत्म हो जाएगी, चंद्रगुप्त मौर्य की तो भी बची है। सुदर्शन झील में एक बात और लिखना, ये ऐसा अभिलेख मिलता है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ अशोक का भी यानी कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का वर्णन करता है। अभी मैंने आपको जितनी सारी बात बताया है, आप यकीन मानिए ये चारों के चारों बात परीक्षक ने आपसे पूछ चुका है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं लिखवाऊंगा जो नहीं पूछा गया, आप पेपर उठा के देखिएगा। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हम यही बताना उचित समझे, आपको बता दिए, क्योंकि ये चीज जैसे बताए थे यहाँ से इसको इंटरलिंक कर दिया मैंने, जोड़ दिया। और यहाँ से ये सारी चीजें अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, ये याद रखिएगा, है ना, ये आपको याद रखना है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आपको याद रखना और उससे मिली हुई जानकारी। हम लोग पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद अभी चंद्रगुप्त मौर्य खत्म नहीं हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में बहुत सारा विवाद रहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये किस जाति का था। इस पे तमाम सारे इतिहासकार और तमाम सारे ग्रंथ अपना अलग अलग मत देते हैं। कोई इतिहासकार कहता है
कि ये शूद्र था, कोई गंध कहता है ये शूद्र था, कोई कहेगा क्षत्रिय था, कोई कहेगा ब्राह्मण था, कोई कहेगा निम्न कुल का था, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, हर अलग अलग देते हैं। तो इसके जाति के बारे में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मौर्य के जाति संबंधित जो बात आती है इस पे जरा बात करते हैं हम लोग। ये क्या कहता है, इसमें सब अलग अलग मत देते हैं। जैसे आप ब्राह्मण ग्रंथ उठा के देखिएगा, ब्राह्मण साहित्य, तो ब्राह्मण साहित्य सीधे सीधे कहता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था ना, ब्राह्मण साहित्य जो है ये सीधे सीधे क्या कहता है, ये सीधे सीधे कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, ये सीधे सीधे बोलता है। अभी आप वहीं पे बौद्ध और जैन ग्रंथ उठा के देख लीजिए, तो बौद्ध जैन ग्रंथ ये कहता नहीं, शूद्र नहीं था, क्षत्रिय था, क्योंकि जैन चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अभी देखेंगे हम लोग जैन धर्मावलंबी था। चंद्रगुप्त मौर्य का ही लड़का अशोक आएगा, वो बिंदुसार आएगा, आजीवक संप्रदाय से जुड़ा रहेगा, उसका लड़का आप देखेंगे अशोक आएगा, बौद्ध धर्मावलंबी था। तो ये जो जैन बौद्ध ग्रंथ हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य और इनके शासन या इनके वंशजों को क्या मानते हैं, कहते हैं कि नहीं ये शूद्र नहीं थे, ये क्षत्रिय थे। तो जैन और बौद्ध ग्रंथ क्या कह रहे हैं, जैन बौद्ध ग्रंथ ये बोलते हैं कि ये क्षत्रिय थे, शूद्र नहीं थे। वहीं पे आप देखेंगे एक इतिहासकार बड़े चर्चित आते हैं, उनका नाम आता है रोमिला थापर। रोमिला थापर कहते हैं कि नहीं ये वैश्य जाति का था, यानी कि आज का ओबीसी कह सकते हैं। तो इतिहासकार रोमिला थापर अपने बात में क्या कहते हैं, रोमिला थापर कहते हैं कि ये वैश्य था, और ये बात नेट में पूछ दिया था, याद रखिएगा, है ना, जाति के बारे में। तो ये वैश्य बताते हैं, वैश्य कुल से बताते हैं। फिर आप अभी देखिएगा मुद्रा राक्षस ले लीजिएगा, विशाखा दत्त का लिखा हुआ एक पुस्तक आता है मुद्रा राक्षस। उस मुद्रा राक्षस में देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया, निम्न कुल कहा गया कि वो वृषल था, वृषल का मतलब होता है निम्न कुल। तो एक और यहाँ लिख लीजिएगा, और वो कौन क्या लिखना है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। ये इसको किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने। आगे हम लोग अभी लिखेंगे इनके बारे में, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस है। इसमें कहा गया वृषल शब्द बोला गया, वृषल, और इस वृषल का मतलब होता है निम्न कुल, निम्न कुल यानी कि छोटी जाति का था, है ना। तो जाति के बारे में कुछ इतनी सारी बातें बताई जाती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जिस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चंद्रगुप्त मौर्य को अगर देखा जाए, अगली तीर बना के लिखेंगे हम लोग, अगली तीर, अभी चंद्रगुप्त मौर्य ही चल रहा, अभी खत्म नहीं हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को देखा जाता है, यूनानी लेखों में इसको कई नामों से जाना जाता है, और ये सवाल पूछे जा चुके हैं और आपको याद रखना। यूनानी लेखकों ने इसको कई नाम से बोला है, कोई इसको सेंड्रोकोटस के कोट से बोला है, कोई इसको एंड्रोकोट से बोला है। तो इसका अन्य नाम जो देखा जाए यूनानी लेखों में जो इसका नाम मिलता है, लेखों में नाम जो मिलता है वो क्या मिलता है, सेंड्रोकोट्स मिलता है, सेंड्रोकेट्स मिलता है, इसे केट्स लिखिएगा। फिर देखेंगे एंड्रोकेट्स मिलता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछ चुका, एंड्रोकेट्स मिलता है, केट्स, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कराता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे जब चंद्रगुप्त मौर्य, हमने अभी आपको एक कहानी बताया है, जब चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ गया, जब चंद्रगुप्त मौर्य ये अपने जीवन के इन गहराई सच्चाइयों से चल रहा, उथाल पथाल की जिंदगी को जी रहा है, तो मैंने बताया था पश्चिमोत्तर क्षेत्र में गया था, किससे लड़ने के लिए, यूनानियों से। और यूनानियों से लड़ रहा था, तो यूनानी सेनापति उस समय सिकंदर तो चला गया था, सेनापति उसका कौन था, सेलुकस निकेटर, मैंने पढ़ाते समय लिखवाया होगा, आप देखिएगा, निर्याकस लिखवाया होगा, जल सेनापति था, सेलुकस निकेटर था उसका सेनापति। तो सेलुकस निकेटर जो था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठ जाता है, तो सेलुकस निकेटर इससे पंगा लेने के लिए आता, कहता तुम हमको, मतलब गर्मी एकदम बातें चलती, मतलब युद्ध वाली बातें चल रही है, वैसे फर्जी वाली बातें नहीं थी। और इधर से सेलुकस निकेटर था, इधर चंद्रगुप्त मौर्य था, ये दोनों पंगा लेते हैं। इन दोनों की पंगा लेने से, यानी युद्ध करने से, आक्रमण करने से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं इतिहास में। थे दुश्मन, अभी बन जाएंगे ससुर और दामाद, अपनी लड़की की शादी ही कराना शुरू कर देंगे, इसका लेख मिलता है और वहां से सवाल आए हैं। तो जरा इस बात को देखिएगा, इस बात को समझते हम लोग कैसे करना है ना। तो अगली बात पे आएगा, यहाँ अगली बात में हम लोगों को क्या लिखना, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य प्लस सेलुकस निकेटर, है ना, निकेटर, ये बात याद रखेगा, इनसे जुड़ी बातें जानना। क्या जुड़ी बातें जानना, जब चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जब युद्ध कर रहा था, तो युद्ध तो यूनानियों से किया हम, और यूनानी सेनापति था सेलुकस निकेटर।
सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व के आसपास ऐसा इतिहास में बताया जाता है कि 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। और युद्ध का परिणाम ये निकला था, दोनों के युद्ध जब हुआ था तो दोनों के युद्ध जो हुए थे उन दोनों युद्धों में एक समझौता किया गया था, एक संधि के माध्यम से युद्ध को विराम दे दिया गया। और वो समझौता ये था कि सेल्यूकस निकेटर जो था, ये सेल्यूकस निकेटर ये अपनी लड़की की शादी किससे करता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य से जब अपनी लड़की की शादी कर देता है तो चंद्रगुप्त मौर्य इस बात से काफी प्रभावित होता है और इस खुशी में आके चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य का 4 क्षेत्र जो था, 4 क्षेत्र अभी सब लिखवाएंगे, उस 4 क्षेत्रों को इसको गिफ्ट कर देता है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने ससुर जी को दे देता है। सॉरी, एक बात याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर जो था ये अपना 4 क्षेत्र क्या करता है? इसको दहेज के रूप में दे देता। बात समझिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व के आसपास क्या हो रहा? युद्ध हो रहा। युद्ध के बाद समझौता हो रहा। समझौता में ये कहा गया कि आप मेरी लड़की से शादी कर लीजिए, है ना। कार्नेलिया हेलेना इसकी लड़की का नाम बताया जाता है, लड़की से शादी कर लीजिए। ये कहता है ठीक है कर लेंगे। ये अपना 4 क्षेत्र क्या करता है? इसको दहेज दे देता है। जब 4 क्षेत्र ये दहेज दे देता है, हेरात दे देता है, कंधार दे देता है, मकरान तट दे देता है, अभी चारों का नाम हम लोग लिखेंगे, है ना। तो 4 क्षेत्र जब दहेज दे देता है तो ये कहता हम काहे पीछे रहेंगे, हम तो आपको कुछ देंगे। ये 500 हाथी दे देता, ये 500 हाथी देता। ये अपना 4 राज्य दहेज दिया था, ये 4 राज्य इसको दहेज दे रहा, ये 500 हाथी उपहार दे रहा। उसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती जबरदस्त हो जा रही, और दोस्ती इतना जबरदस्त हो जा रही है कि ये इसके दरबार में एक विदेशी राजदूत भेजता, उसका नाम बताया जाता है मेगास्थनीज, उसका नाम मेगास्थनीज बताया जाता। ये मेगास्थनीज जब आता है तो ये एक पुस्तक लिखता है। ये क्या करता है? एक पुस्तक लिखता है, और उस पुस्तक का नाम क्या बताया जाता है? इंडिका। उस पुस्तक का नाम क्या बताया जाता है? इंडिका। और इस इंडिका पुस्तक में इसने बहुत सारी बातों को लिखा है, अभी सारी बात बताएंगे आपको इस इंडिका पुस्तक, क्योंकि उस इंडिका में लिखी गई जितनी सारी बातें हैं वो सारी बातें हम लोगों से एग्जामिनर क्या करता है? पूछता रहता है, तो वो सारी बात हम लोगों को जानना है। मेगास्थनीज ने जब इंडिका पुस्तक लिखा है तो मेगास्थनीज आता है, भारत में बहुत सारा वर्णन करता है। मेगास्थनीज भारत आकर के चंद्रगुप्त मौर्य के नगर प्रशासन के बारे में बताता है कि समाज 7 वर्गों में विभक्त थे, ऐसे तमाम सारी बातें करता है। इंडिका नामक किताब में वो लिख करके चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था को बताने की कोशिश करता है ना। तो इतनी बात आपको चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर से जुड़ी हुई जानना। अभी चंद्रगुप्त मौर्य समाप्त नहीं हुआ, मैं एक एक करके आपको इसलिए समझा के लिखवाते चल रहा हूँ, समझा रहा हूँ पहले, फिर लिखवाने की कोशिश कर, फिर चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी बात समझिए लिखिए, तीसरी बात समझिए लिखिए। एक ही बार या तो सब समझा देंगे तो भी मजा नहीं आएगा, तो इसलिए एक चीज को पकड़िए, उसको समझिए, उससे जुड़ी जितनी सारी बातें उसको लिख लीजिए। फिर दूसरी बात, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर से रिलेटेड इतनी बात याद रखना, ठीक, इतनी बात। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं, फिर अगली बात इससे जुड़ी हुई जितनी सारी चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात क्या हो रहा? दोनों के बीच क्या हो रहा? क्या बोला हूं? 305 में। अब सब वही लिखना है, ये पूछे गए हैं सवाल, ऐसे हवाबाजी मत लीजिएगा, ये पूछे गए हैं। पहले सबसे पहले मैंने क्या बोला? क्या हो रहा? 305 ईसा पूर्व में, तो कहिएगा युद्ध हो रहा, युद्ध हुआ, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? युद्ध का समझौता हुआ, समझौता हो रहा, संधि हो रहा, है ना। समझौता क्या हुआ? तो तीसरी बार लिखिएगा, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना, कार्नेलिया भी इसका नाम बताया जाता है, कार्नेलिया का विवाह किया। का विवाह किससे कर रहा है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य से कर रहा, चंद्रगुप्त मौर्य से कर रहा, है ना। ये बात याद रखिएगा, ये लिखते चलिएगा, विवाह कर रहा। फिर उसके बाद दहेज देगा, सेल्यूकस निकेटर इसको क्या कर रहा? दहेज देगा, क्षेत्र दहेज देगा। दोनों के बीच क्या हो रहा? हेलेना का विवाह ये कर दे रहा, ठीक। विवाह के बाद क्या कर रहा? दहेज देने का काम करेगा। तो दहेज में लिख लीजिएगा क्या क्या दिया है। दहेज थोड़ा नाम जो है उन लोगों की भाषा में ऐसे लिखे, एरिया है, पेरिपेमिसडाई है, ऐसा करके नाम आता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। हिंदी में अगर देखा जाए तो मकरान तट, गंधार, काबुल, ये तो बोल लेंगे आसान, लेकिन उस समय की उन लोगों की लैंग्वेज वाली भाषा भी हम लोगों को उस समय की यूनानी वाला समझना, क्योंकि उसमें भी सवाल लिखे गए, है ना। तो उसको मैं बड़े ध्यान से लिखवा दे रहा हूँ, कहीं कोई गड़बड़ ना है। यहाँ क्या लिखे? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, ये लिख लीजिएगा, है ना। फिर आगे लिखेगा,
सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को क्या कर रहा है, 4 प्रांत दहेज दिया, 4 प्रांत दहेज दिया, 4 प्रांत दहेज दे रहा। वो चारों प्रांत कौन थे, चारों का नाम आप लिख लीजिएगा। आप चारों का नाम लिखिएगा। पहला लिखिएगा एरिया, दूसरा लिखना अराकोसिया, यहाँ मिस्टेक मत करिएगा, थोड़ा बड़ा अटपटा है ना। तो पहला लिखिएगा एरिया। पहला जगह जो दिया था दहेज में वो क्या है, एरिया। आज के समय में ये एरिया यूनानी भाषा उस समय की बात बता रहा हूं, आज के समय में इसको हम लोग कहते हैं हेरात क्षेत्र। ये तो हम लोग समझ जाएंगे, हेरात मकरान ये सब समझ। दूसरा जो है वो था, जो दहेज दिया था वो था अराकोसिया था। अरा लिखिएगा, यहाँ थोड़ा मैं लिखता भी हूँ बहुत डेंजरस ना, ये इसे यहाँ लिख लीजिएगा अराकोसिया, है ना। इस अराकोसिया को क्या कहा जाता है आज के भाषा में, कंधार क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंधार क्षेत्र बोलते हैं, कंधार क्षेत्र। तीसरा जो दहेज दिया था वो क्या दिया था, वो दिया था जेड्रोसिया लिखिएगा, जेड्रोसिया। और जो जेड्रोसिया है, इस जेड्रोसिया को आज के डेट में हम लोग मकरान तट कहते हैं ना, हाँ मकरान तट, इसको हम लोग मकरान तट बोलते हैं, मकरान तट, है ना। और चौथा जो दहेज दे रहा है, चौथा एरिया हो गया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरीपेमिस डाई करके कुछ है, हाँ पेरीपेमिस डाई, है ना। तो ये लिख लीजिएगा, बहुत अटपटा नाम आता है, पेरीपेमिस डाई, है ना, पेरीपेमिस डाई। और आज के क्षेत्र में देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं काबुल क्षेत्र। इतना ये दहेज दे रहा, ये याद रखिएगा बातों को, है ना, एक निगाह से देखते रहिए। सेल्यूकस निकेटर से ब्याह हो रहा, दहेज दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य कहा भैया तुम इतना हमें दहेज दे दिए तो हम भी तुमको कुछ गिफ्ट कर देते, अब तो तुम ससुर बनी गए, युद्ध हमसे करने के लिए चले आ रहे हो, युद्ध तो जीत नहीं पाए, तो हम तुमको ये ऐसा चीज दे रहे हैं कि तुम किसी और से पंगा लेने जाओ तो कम से कम उस पंगा में मुंह छिपा के मत आना, मुंह छिपा के ना आना, या तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर लेना, या तो युद्ध को ही समाप्त करके पूरी आना, मतलब मर्दों की तरह आना। तो उसके लिए क्या किया, उस जमाने में युद्ध जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज था हाथी, काम तुमको हाथी देते, हाथियों का बहुत महत्व था। जैसे आज के डेट में जीवन का आधार सबसे ज्यादा क्या है, पैसा, दौलत को दुनिया सलाम करते हैं। अगर दौलत है तो आपके पास सब है, चाहे कितनों बागड़ बिल्ला आप हो, आप ही पूजे जाएंगे, आप कलयुग के भगवान हैं। वो दौलत चाहे पाप से आ रहा हो चाहे कहीं से आ रहा हो, लेकिन ऐसा मत करिएगा हर चीज दौलत से ही नहीं होता, इंसानियत भी रखना चाहिए। आगे देखते इसमें क्या करना, चंद्रगुप्त क्या कर रहा है, चंद्रगुप्त क्या कर रहा है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को क्या कर रहा है, सेल्यूकस को 500 हाथी दिया साहब, 500 हाथी उपहार दिया। अब जो सवाल पूछ रहे हैं ना, ये मत सोचिएगा वो कहेगा कै हाथी दिया, डेट वोट ना पूछेगा, वो लाइन लिख पूछता है। अब स्टेटमेंट में इसी में से अभी मैंने आपको क्या किया, मेरी बात समझिएगा, अभी मैंने आपको ये बताया रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ऐसे कुछ करके दे देगा, कह देगा संस्कृत काव्य शैली में लिखित प्राचीनतम नमूना, एक बात लिख देगा, फिर कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, फिर लिखेगा इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को पश्चिमी क्षेत्र गुजरात तक वर्णन किया गया, ऐसे लिख देगा। कहेगा बताइए कि कौन सही है, पहला दूसरा सही है, पहला सही है दूसरा सही है या दोनों गलत है। अब सवाल इस मॉडल का पूछ रहा, इसलिए मैं आपको इस मॉडल का पढ़ाने की कोशिश कर रहा। अब वो जमाना खत्म हो गया जब हम लोगों के पिताजी एग्जाम देते थे पीसीएस में, समझ रहे हैं, जब हम लोगों के पिताजी एग्जाम देते होंगे उनके जमाने के समय के लोग, वो जब समय गया कि दादा नाम का था, माई के नाम का था, कहाँ पैदा हुआ, कितना विवाह किया, कौन लड़का हुआ, गया जमाना। अब आपको कॉन्सेप्ट, इसीलिए तो मेरा क्लास थोड़ा आपके बीच लंबा हो जा रहा, मैं और तेजी से खींच सकता था। मैं चाह रहा हूँ कि जाइए आप एग्जाम में बैठिए तो कम से कम हाल में से निकलिए तो इतना रहे कि चलिए मास्टर ने बताया 2-4 सवाल भला तो किया मेरा, इतना बस। इसलिए तो इस मॉडल का मैं इसलिए आपको बताते चलना कि आपका जहां तक हमसे हो सके मैं आपके लिए अच्छा ही कर पाऊं, है ना, बाकी तो सब परमात्मा है। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को क्या कर रहा है, 500 हाथी उपहार दे रहा, 500 हाथी। अगली बात क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे, अभी खत्म नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को ये 500 हाथी उपहार दे रहा। अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये सेल्यूकस निकेटर जो था, ये सेल्यूकस निकेटर जो युद्ध किया है, अपनी लड़की का शादी किया, दहेज दिया और कुछ गिफ्ट लिया,
ये इसके राज दरबार में एक विदेशी यात्री भेजता, एक राजदूत भेजता, कह सकते हैं राजदूत, और उस राजदूत का नाम था मेगस्थनीज। तो अगली बात इस स्टार में ही लिखना है, इस स्टार को खत्म नहीं हुआ, बात समझिएगा हमारे। अभी हम लोग स्टार पे ही हैं। अगली बात स्टार में हमको क्या लिखना है, चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज आया, ये बात आपको याद लिखना। फिर अगली बात क्या लिखना, मेगस्थनीज की पुस्तक, ये भी पूछे जाते हैं, मेगस्थनीज की पुस्तक, इसकी पुस्तक क्या है मेगस्थनीज की, तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक है वो क्या है, इंडिका। इसी किताब में इसने बहुत सारी चीजों का वर्णन किया। तो क्या क्या ये वर्णन किया है ये भी आपको जानना, और जो भी मैं कहता हूँ ये जानना है। आप पेपर उठा के देखिएगा, आज ही देखिएगा, सामने हो तो अभी देखिएगा, और क्या पूछा है इससे जुड़ी हुई बातें, वो क्या एग्जामिनर हमसे पूछ चुका है, जरा मत देखिएगा। तो इस इंडिका में वो क्या क्या चीज बता रहा है, वो सारी बात आपको जानना है। इस इंडिका में क्या क्या बता रहा है, यहाँ लिखिएगा, स्टार में मत लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा इंडिका में वो क्या क्या चीज बता रहा है। तो सबसे पहली बात वो ये बता रहा है, चंद्रगुप्त में बहुत सारी बात बता है, लेकिन 4-5 बात परीक्षक ने टच किया, वो भी एक बार ना कई बार टच किया, इसलिए हम भी उसको छोड़ेंगे कहाँ, पढ़ेंगे ससुरे को, याद रखेंगे, है ना। तो इंडिका में हमें क्या क्या याद रखना, सबसे पहली बात हम लोगों को ये याद रखना है कि पाटलिपुत्र के प्रशासन से संबंधित जितनी सारी बातें चल रही थी कि प्रशासन ऐसे चलता था, ये चलता था, वो चलता था, राजा होता था, सेना होते थे, ऐसे होते थे, उन सारी बातों का वर्णन इसने किया। तो पहली बात लिखिएगा, पाटलिपुत्र के प्रशासन संबंधित बात है, प्रशासन संबंधित चर्चा किया, है ना। दूसरी चर्चा क्या कर रहा हूं, दूसरी चर्चा वो ये कर रहा है, मौर्यों के नगर प्रशासन के बारे में बताया, मौर्य नगर प्रशासन के बारे में। आगे हम प्रशासन पढ़ाते चलेंगे। मौर्य नगर प्रशासन में 6 समिति होंगी, एक समिति में 5 सदस्य होंगे, यानी कुल 30 सदस्यों की होंगी, टोटल 30 सदस्य होंगे। उनका काम होगा कर संग्रहण करना, अलग अलग विभाग दिए गए हैं, और उसमें जो बिक्री कर वसूलने वाला समिति होता था, अगर कोई बिक्री कर नहीं देता था तो उसको मृत्यु दंड दे दी जाती थी, इतनी हाई लेवल के थे। और मैं अभी जितनी बात बोला हूँ वो सारी बात एग्जामिनर टच किया, बिक्री कर को नहीं देने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता है, देखिएगा सीधे सीधे पूछा। तो अभी हम आगे प्रशासन में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ हमको जानना है, इससे उल्लेख मिलता है, क्या जानना है, वही बातें ये जानना हम लोगों को प्रशासन से संबंधित कि मौर्य नगर प्रशासन का उल्लेख यहीं से मिलता है ना। तो अगली बात क्या है, मौर्य नगर प्रशासन, इसकी भी चर्चा करता है, ठीक। और तीसरी बात इससे जुड़ी हुई ये याद रखना है कि जब ये भारत में आता है तो कहता है कि भारत में 7 जाति हैं, यानी पूरी भारत की जनसंख्या को 7 जातियों में, 7 वर्गों में क्या करता, विभक्त कर देता। भारत के समाज को कहता है कि 7 वर्ग यहाँ दिखाई देते हैं, जैसे किसी को कृषक बोलता है, गडेरिया वर्ग बोलता है, कृषक वर्ग बोलता है, शिल्पकार वर्ग बोलता है, ऐसे करके 7 तरह के वर्ग, कहता है यही 7 जाति पाई जाते हैं। और इस कहता है ये भी कि यहाँ किसी तरह की दास प्रथा नहीं है। तो ये सब बात याद रखना आपको, ठीक। तो समाज को क्या करा, समाज को 7 वर्गों में बांटा है, समाज को 7 वर्गों में बांटा है, 7 वर्गों में बांटा है ना। फिर दास प्रथा नहीं थी, ये बात कहता है ना, दास प्रथा है ही नहीं ये कह रहा। अभी आगे के विदेशी यात्रियों में देखेंगे वो तमाम सारे दास प्रथा के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो इतनी सारी बात आपको ये मेगस्थनीज की इंडिका से याद रखना। अब स्टार को छोड़िएगा, तीर पे आइएगा। अब हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, इस बिंदुवत पे आइएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, मेरी बात समझ पा रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी बताया मैं आपको जीवनी, ये नहीं आपको याद करना है, सिवाय इसके छोड़ देना है। फिर आपको मौर्य, यहाँ एक एक बात रट्टा मारना है। इसमें मैंने आपको 3 बिंदुवत बताया है, तीसरी बिंदुवत के बाद मैंने चौथा रुद्रदामन बताया, 5वां बताया जाति संबंधित, फिर 6ठा बताया यूनानी लेख, 7वां बताया निकेटर और इसकी युद्ध, और 7वां बिंदुवत के बाद अब 8वां बिंदुवत डालिएगा, अगली बात। और वो हम लोगों को क्या जानना है, चंद्रगुप्त मौर्य जब युद्ध कर रहा था तो इसके पास एक विशाल सेना का उल्लेख करता है। इतिहासकार एक जस्टिन करके आते हैं और वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उसमें लगभग 6 लाख सेनाएं थी। तो 6 लाख सेना को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौंदने का काम किया था।
और संपूर्ण भारत को रौंद के उसने उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, उत्तर पश्चिम में ईरान तक एक विशाल साम्राज्य का वर्णन किया। हालांकि इसके शासनकाल के दौरान तमाम सारे इतिहासकारों ने क्या किया, इसके शासनकाल के दौरान तमाम सारे इतिहासकारों ने क्या कर रहा है, यहां तक बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था इस सेनाओं में बहुत सारे गुंडम मवाली माफियाओं को लाके रख दिया था। नतीजन इसकी सेना को डाकुओं का गिरोह भी कहा गया। तो दो बात याद रखना। क्या याद रखना? इसकी सेना जो थी, इसकी सेना 6 लाख की सेना थी, लिख लीजिएगा। इसकी सेना ऐसे लिख लीजिएगा 6 लाख की थी, है ना। फिर यही एक बात और लिख लीजिएगा, सेना से ही संबंधित है, डाकुओं का गिरोह भी था, डाकुओं का गिरोह था। ये बात आप याद रखिएगा, है ना। ये दोनों बात आपको याद रखना है, डाकुओं का गिरोह भी कहा जाता था। और इतिहासकार एक जस्टिन करके आते हैं, इतिहासकार का नाम याद कर लीजिए, बल्ले बल्ले रहेगा। जस्टिन करके आते हैं, 6 लाख की सेना और डाकुओं का गिरोह, इतनी बात आपको याद रखना। इसके बाद इस चंद्रगुप्त मौर्य की अगली बात, इसके बाद हम लोगों को क्या देखना, इसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसको कई नामों से जाना गया। जैसे मैंने वहां आगे इसके पहले बताया था, सेंड्रोकेट्स, एंड्रोकेट्स। इसके अलावा इसको ये भी कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहासकारों के मुताबिक इसका नाम बताया जाता, पालीब्रोथस करके बताया जाता, पाटलिपुत्र, पाटली का पुत्र बताया जाता है इसको। तो अगला बात इसको लिख लीजिएगा, इसको मतलब किसको, चंद्रगुप्त को, इसको पालीब्रोथस कहा गया, पालीब्रोथस। और पालीब्रोथस का मतलब जो होता है वो होता है पाटलिपुत्र, वो होता है पाटलिपुत्र करके होता है। पाटलिपुत्र, पुत्र लिखिएगा, पुत्र मत लिखिएगा, पुत्र कैसे, पाटली का पुत्र। पूरा पीडीएफ नहीं देते हैं, अभी सर से पूछते हैं, है ना। इसीलिए तो 1-2 दिन मैंने गड़बड़ किया था, उतना ज्यादा लिख नहीं पा रहा था, फिर सोचा आपको मिलता नहीं मिलता, मैं ही लिख देता, यहाँ से आप लिख लीजिए। अब मेरे साथ लिखते चलिए, एक बार और वीडियो देख लीजिए, है ना। मेरी क्लास जरूर एक बार देखिएगा, इसलिए नहीं कि मुझे देखिएगा, कंटेंट आपको सही देता। बाकी आज मस्त, अरे मस्त रोज रहता, चूंकि ये ऑनलाइन दुनिया चल रही है ना, ऑफलाइन बहुत पढ़ाया मैंने, ऑनलाइन दुनिया में मैं रिकॉर्डेड पढ़ाया हूँ। और थोड़ा मुझे ऐसे अटपट लगता, डिजिटल बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड रहता था, पढ़ाओ मस्त मिटाओ, समझ पा रहे। तो मैं हेजिटेशन धीरे धीरे अब लगभग समाप्त हो गया, लगभग। और जितना ही समाप्त होगा उतना ही मेरे अंदर निखार आता जाए, है ना। आप इस बात को माने, उस दरमियान भी जो भी बताया हो, इस दरमियान भी जो भी बताया हो, चीजें सब सही बताएंगे। हो सकता है कभी कोई चीज मिस्टेक से कुछ गलत बोल दिया हो, तो अगर आपको कहीं मिल रहा वो चीजें तो सुधार लीजिएगा। ये मत सोचिएगा मास्टर ने बोला था अंतिम सत्य वही है, ऐसा नहीं है। या तो हमसे एक बार सलाह ले सकते हैं आप कि ऐसा आपने बताया था, मैंने ऐसा पढ़ लिया, क्या इसको सुधार की जरूरत। अगर गलत होगा हम तुरंत बोल देंगे नहीं मैं गलत था, चका देंगे आप गलत है। समझ पा रहे, मेरा उद्देश्य केवल आपका कंटेंट सही है ना, है ना। चलिए अच्छा है, कंटेंट सारा चीज जितने भी सब्जेक्ट में, हाँ जो भी जैसे भी पढ़ाता मैं ऐसे ही लेके चलता। ये सारी आप लोगों की प्यार और दुआएं हैं, है ना। अब इधर आते इधर देखते हम लोग, आइएगा। क्या बता रहा था, इसको पालीब्रोथस यानी कि पाटली पुत्र, यानी पाटली के पुत्र के नाम से भी जाना जाता। तमाम सारे इतिहासकारों और बहुत सारे पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से इस बात की पुष्टि भी की गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसका उल्लेख पटना के निकट वो कुम्हरहारा एक जगह आता है बिहार में, देखिएगा कुम्हरहारा और बुलंदीबाग, खुदाई से ये जगह मिले हैं। और उन जगहों ने इस बात को स्पष्ट तरीके से साबित कर दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद, राजभवन था, वो लकड़ी का बना हुआ था। ये भी सवाल एग्जामिनर ने पूछा। तो ये कहां से खुदाई से मिले हैं, ये बात हम लोगों को जानना है। तीर में अगली बात लिखिएगा, है ना। अगली बात हम लोगों को यहाँ क्या जानना है, अगली बात ये जानना है कि कुम्भहारा, कुंभ्र लिखिएगा, कुंभ्र लिखना है, कुंभ्र, है ना, कुंभहारा। और बुलंदी बाग एक लिखिएगा, बुलंदी बाग। ये पाटलिपुत्र के आसपास बिहार में ही है, जगह ये खुदाई हुआ है, इसी के आसपास है। इस खुदाई से मिला क्या है, इस जगह से क्या मिला है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य, इस चंद्रगुप्त मौर्य के भव्य राजप्रसाद, जो भव्य राजमहल था, राजमहल, वह लकड़ी का था, लकड़ी से निर्मित था। ये बात याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है भाई,
हंसी मानिएगा तो हम क्या करें, लेकिन अगर सही मानिएगा तो ये पूछा गया सवाल है, इसको आपको रट्टा मार के रखना। पॉलिटी पढ़ा देना, पॉलिटी पढ़ा देना, पॉलिटी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे कह सकता हूँ, मैं नहीं कह सकता ना मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाता हूँ अदर जगह पे, लेकिन यहाँ मैं नहीं कह सकता। यहाँ सारे इनके टीचर हैं सर के, आप लोग कहेंगे या ये कहेंगे या मेरा क्लास देखिएगा, बात जमेगी तो बोलिएगा, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरा कोई वो नहीं है बहुत ज्यादा, है ना। जैसा आदेश मिलेगा यहाँ से और आप लोगों का अगर कहेंगे तो कर देंगे। बाकी मैं पढ़ाता हूँ पॉलिटी का, मैंने बहुत सारी क्लास लिया, लेकिन यहाँ मैं अभी कुछ इसके बारे में नहीं कह सकता। किसी के ऊपर थोपने वाली चीज जैसे मुझे साबित ना होना पड़े, अगर आप लोग कहेंगे, और यहाँ से आदेश भी तो मिलना चाहिए। इनके पास बहुत सारे टीचर हैं, तो उन टीचरों का पहले देख लीजिए, अगर कहेंगे तो मैं भी अलग से कर दूंगा, है ना। आप उसके लिए उसकी बात छोड़िए, यहाँ इतिहास की दुनिया में मस्त रहिए। कुम्भलहारा और जो बुलंदी बाग है, पाटलिपुत्र, बिहार के पाटलिपुत्र से यहाँ की खुदाई जब हो रही है तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक भव्य राजमहल मिल रहा है, और ये महल जो है ये लकड़ी का बना हुआ था, इस बात को भी प्रूव किया जा रहा है मिले हुए साक्ष्यों के मुताबिक। ये सवाल पूछे गए तो ये हम लोगों को याद रखना। इसके अलावा देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, अगर आपसे मान लीजिए एक चीज मैं पूछूं, आपसे एक चीज पूछूं कि चंद्रगुप्त सवाल जैसे एग्जामिनर ने पूछा, जरा देखते हैं कि आप हमें क्या बताते हैं, आप हमें झूठा साबित करते हैं या सही साबित करते हैं। जरा एक बात मुझे बताइएगा, अगर हम कहें चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल दक्कन में था, तो आप क्या कहेंगे, था कि नहीं था? अरे भाई वो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ भी तो शासन किया होगा, इस क्षेत्र पे, इस संपूर्ण क्षेत्र पे उसने शासन किया, है ना। तो एक बार पूछा था सवाल, वो सवाल ये नहीं पूछा था कहाँ था, दक्कन था नहीं था, लाइन लिखा जाता ना, लाइन में एक लाइन लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल के दौरान दक्कन तक भी उसके शासन विस्तार का उल्लेख मिलता है, ऐसा कुछ लाइन लिखा था छोटा सा, और सही गलत ऐसा करके बताना था। तो आपको यहाँ ये बात नहीं बताना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। इसलिए मैंने कहा था उस दिन पहली बात में ही कि पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे डायरेक्ट बहुत इनडायरेक्ट चीज आएंगे, थोड़ा आप सोचते रहिएगा, सोच विचार करते रहेगा। इनडायरेक्टली सवाल बहुत उठाता रहता, अब हर बात को हर तरह से तो लिखा नहीं सकता, है ना। तो यहाँ सो बात याद रखिएगा। तो ये भी आपका सवाल क्लियर ही रहा। आगे अब हम लोग फिर इसके बारे में भी पढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित उस बात को जो बात इसके गुरु के द्वारा आ रहा, गुरु की पुस्तक के द्वारा। और इसके गुरु कौन थे? कौटिल्य थे। उनकी पुस्तक क्या थी? अर्थशास्त्र से। तो अर्थशास्त्र से संबंधित भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे हम लोगों ने पहले ही जान लिया है। कौटिल्य पहले ही शुरुआत में लिखे, इसलिए लिखवा दिया क्योंकि वही जीवन के इसके उद्धारक थे। अगर वो नहीं रहते तो बेचारा पता नहीं है कहाँ रहता, पिपली वन मोर पालक, कहाँ क्या क्या कैसी जिंदगी जीता, है ना। वक्त बदल गई बेचारे के। तो यहाँ हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र संबंधित बात। आपसे कोई पूछेगा अर्थशास्त्र कौन लिखा भैया, तो आपको क्या कहना, इसके गुरु कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, वो थे, है ना। ये तीर उर हमारे, ये थोड़ा ये तीर मत मारिएगा, आप तीर मत मारिएगा। मैं ये तीर उर मारने वाला काम नहीं करता, जैसा लगता है स्पेशल गड़बड़ हो जाता है ना। तीर मत मारिए, ऐसे लिखिएगा, यहाँ ये दे दे। जब कोई बात लिखिएगा ऐसे बिंदुवत करके और उसके नीचे इसी से जुड़ी हुई कुछ और बात लिखना होगा, तो यहाँ ऐसे लाइन मार दीजिएगा, मतलब ये साबित कर रहा है कि इससे जुड़ी हुई कुछ बात नीचे छिपी हुई है, और उसको स्टार में डाल दीजिएगा। पढ़ते समय, रिवीजन करते समय आपको बड़े आसान लगेगा, एकदम फटाफट फटाफट रिवीजन, खिचड़ी मत बनाएगा। अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र जो है इसको लिखने का काम किए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी कर रहे हैं। उनकी नाम है, मैं नहीं लिख रहा हूं, पहले मैंने लिखवा दिया। ये पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र पुस्तक को देखा जाए तो ये पुस्तक किस चीज पे लिखा है, तो ये शासन के सिद्धांतों पे आधारित पुस्तक है। तो पहली बात तो हम लोगों को ये लिखना है, ये अर्थशास्त्र मत सोचिएगा कि इसमें इकोनॉमी की बात, जो आज हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं उसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात चल रही है, उसमें बैंकिंग व्यवस्था की बात चल रही है, उसमें फिजिकल डेफिसिट की बात चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। शासन सिद्धांत पे आधारित बात है। तो पहली बात क्या लिखना, शासन सिद्धांतों पर आधारित है, शासन सिद्धांतों पर आधारित पहला पॉइंट, और वो भी पूछा हुआ सवाल है। दूसरी बात इस अर्थशास्त्र से संबंधित, दूसरी बात हम लोग को अर्थशास्त्र से संबंधित ये जानना है कि अर्थशास्त्र किताब को हम लोग जैसे पढ़ेंगे तो ये शासन सिद्धांतों पर आधारित ऐसी पुस्तक लिखी गई है जो उस राजा या कह सकते हैं या कालखंड कह सकते हैं उससे संबंधित नीतियों का ये उल्लेख करता, और कैसी नीतियों का, जितनी सारी उनकी राजनीतिक गतिविधियां थी। तो दूसरी बात में हम लोगों को क्या करना है, राजनीतिक नीतियों पे प्रकाश डालता है, यानी पॉलिटिकल बात भी करता है, पॉलिटिकल।
तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डालता है, ये बात याद रखिएगा। तीसरी बात अर्थशास्त्र, ये भी बात पूछा हुआ। तीसरी बात अर्थशास्त्र से हम लोगों को ये जानना है कि इसकी तुलना जो की जाती है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली, आगे इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनसे तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस के बारे। इनके बारे में स्पेशल कोई चीज नहीं, बस वहां आएगा टॉपिक तो वहां थोड़ा इनके बारे में बताएंगे, कोई ये नहीं है ना। तो मैकियावेली के प्रिंस से इनकी तुलना की जाती है, तुलना, है ना, तुलना की जाती है। चौथी बात इसमें जो हम लोगों को जानना है अर्थशास्त्र से संबंधित बातों में, चौथी बात जो जानना है वो बात हम लोगों को ये जानना है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इस अर्थशास्त्र में विवाह विच्छेद की बात किया गया। यानी कि पति के द्वारा अगर कोई पत्नी छोड़ी जा रही है तो उसकी विवाह होगा नहीं होगा, इस विवाह विच्छेद की बात, और ये भी एग्जामिनर ने हम लोगों से पूछा। तो अगली बात क्या है इसमें, विवाह विच्छेद की ये बात करता है, विवाह विच्छेद की बात की चर्चा, ये भी याद रखना। और इसी अर्थशास्त्र से जुड़ी एक बात और हमको याद रखना जो हमसे परीक्षक ने पूछ चुका है, वो ये देखना है कि इसमें 180 लगभग प्रकरण है और बताया जाता है कि 15 अधिकरण, कई प्रकरण को मिला के एक और कुछ बनता था और उसको मिला के अधिकरण बनाया जाता था। ऐसे उसके किताब का वो किया गया, बनावट सजावट किया गया। तो इसमें प्रकरण कितने हैं 180 और अधिकरण कितने हैं 15, ये बात आपको याद रखना। 180 प्रकरण है और 15 क्या है, 15 अधिकरण है। ये आपको रट्टा मार के बैठे रहना है। अर्थशास्त्र से संबंधित मैंने जितनी सारी बात बताया, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको भरमाने की कोशिश किया हूं, सब के सब परीक्षक ने अपने परीक्षा में चर्चा कर चुका। इसी में एक बात और है, लेकिन उस बात को अगर आप ना लिखें तो भी बात बन जाएगी, लेकिन केवल आप सुन लीजिएगा क्योंकि वो बात हमें भी याद नहीं है। वो बात क्या है, संस्कृति में, हिंदी में मुझे पता है, संस्कृति में नहीं पता। थोड़ा संस्कृत क्या लिखा गया, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजा नाम च हिते हितम नाम मात्य प्रिय हितम राज्ञा प्रजा नाम तु प्रिय हितम। ये बात जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो इसी अर्थशास्त्र में, और ये लिखा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को समर्पित करके। और इसका मतलब ये होता है कि राजा के सुख में ही प्रजा का सुख है, सॉरी ये उल्टा बोलने का, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। जो ये पहले जो मैं बोला हूं थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूं, ऐसा समझिएगा, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा प्रजा के लिए जो हितकर है वही राजा के लिए हितकर है, और प्रजा के जो सुखी की बात की गई है वही राजा के लिए सुख की बात है। ऐसा नहीं है कि जो राजा के लिए अच्छा हो वो प्रजा के लिए अच्छा हो, ऐसा बात नहीं किया गया। यानी ये बहुत बड़ी बात इसमें लिखी गई है कि अगर कोई राजा अपने साम्राज्य का संचालन कर रहा है तो उसकी जीवन की पूरी मूलभूत बातें जो होती हैं उसकी प्रजा के दिनचर्या पे आधारित होनी चाहिए। प्रजा अगर दुख में है तो राजा को दुख होना चाहिए, प्रजा अगर सुख में है तो राजा को सुख होना चाहिए। यानी राजा और प्रजा के बीच में किसी भी तरह की ये खाई न दिखाई दे कि राजा ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है, वो पूरा खुशहाल रहे और प्रजा कैसे जिए, ऐसी बात नहीं करता है। ये कहता है राजा के ही सुख में प्रजा के ही सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है इसमें कि जो प्रजा को अच्छा लगे वही राजा को अच्छा लगना चाहिए, जो राजा को अच्छा लगे जरूरी नहीं वो प्रजा को अच्छा लगे, ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें स्टेटमेंट इसी में कही गई है। ये संस्कृत का एक दोहा है, उसका ये मतलब है। अगर नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख के कहीं आएगा तो देख लीजिएगा। मैंने भी बहुत याद करने की कोशिश किया, नहीं याद होगा, संस्कृत वैसे नहीं याद होता। अब अगली बात इसमें हम लोगों को जानना है, वो अगली बात क्या जानना है, वो सीधे जानना है। सर थोड़ा, अरे मैं बड़ी सुंदर लिखता हूँ, इतनी शानदार लिख रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा। ये प्रकृति ने दिया साहब, कैसे सुधारूं? कलम से लिखता हूँ ना, मेरी नोट देखिएगा, मैं बड़ा सुंदर सुंदर लिखता हूँ, बड़े सुंदर लिखता। थोड़ा देखिए, दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा, लेकिन इस पे नहीं लिख पाता हूँ मैं, इस पे लिखता हूँ तो थोड़ा बहुत जा रहा हूँ। अब मेरे साथ मैं बोल रहा हूँ ना तो सुनते चलिए और लिखते चलिए। मेरी बातें थोड़ा आवाज भी बहुत ही शानदार है, नहीं समझ पाएंगे तो धीरे धीरे करके सुन लीजिएगा, थोड़ा सा कष्ट उठाइए, क्योंकि प्रकृति ने जो दे दिया प्रदत्त किया उसको कैसे सुधारूं, कोशिश करूंगा। आगे आते हैं। अब इस चंद्रगुप्त मौर्य की अंतिम बात, ये खत्म हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम बात देखने चल रहे हो, जानकारी के स्रोत में ये आ जाए। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित मैंने आपको सारी बातें बताने की कोशिश किया है, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। हाँ, अंतिम बात हम लोग देखते हैं। अंतिम बात वो चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी हुई क्या है, वो चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी हुई बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल के जब अंतिम चरण में आ रहा है
तो मगध पे पड़ता है 12 साल का अकाल। हालांकि जैन धर्म में इसकी मैं चर्चा कर चुका हूं आपसे, लेकिन यहाँ भी एक बार मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। जैन धर्म पढ़ाते समय मैंने आपको बताने की कोशिश किया था, है ना, क्योंकि ये जैन धर्मावलंबी था ना। एक बात और लिख लीजिएगा, इससे जैन धर्मावलंबी था, एक बात और लिख लीजिएगा, देखिए याद आया, जैन धर्मावलंबी था, ये याद रखिएगा। और ये गद्दी पे कहाँ बैठे हैं साहब, ये कहाँ की गद्दी पे बैठे हैं, तो कहिएगा ये बैठे हैं मगध की गद्दी पे। कहाँ बैठे हैं, मगध की गद्दी पे, मगध की गद्दी पे बैठे हैं। और इस मगध में बताया जाता है, पड़ जाता है क्या, 12 साल का अकाल। हालांकि इस बात को बताया था, लेकिन सरसरी निगाह से एक बार और बोल देता हूँ, यहाँ पड़ जाता 12 वर्ष का अकाल। और इस अकाल से निपटने की ये बहुत सारा कोशिश करता है, लेकिन अकाल से निपट नहीं पाता है। तो अकाल से नहीं निपट पाने की वजह से ये जैन धर्मावलंबी भी था। इस कारण जैन धर्म होने के नाते जैन धर्म में एक प्रथा चलता था, संथारा संलेखना प्रथा, मैंने वहां आपको बताया था, या कह सकते हैं काया क्लेश प्रथा, काया क्लेश प्रथा। ये इसी प्रथा का प्रयोग करता है। और ये प्रथा जो ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति को ये महसूस हो जाए कि अब मैं जीने वाला नहीं हूँ, किसी भारी रोग से पीड़ित हो जाए, या उस व्यक्ति को ये महसूस हो जाए कि मैं दूसरे की जिंदगी का कोई मदद ही नहीं कर पा रहा हूं, अपने ही जिंदगी से केवल त्रस्त हूं, तो उस व्यक्ति को, अगर वो जैन धर्म का अनुयायी है, तो वो व्यक्ति तभी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, तभी वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है जब वो इन दोनों विपरीत परिस्थितियों में बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने शरीर को त्याग दे। और त्यागने को ये कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी लगा कि मैं अकाल का सामना करने का भरसक कोशिश किया, लेकिन अकाल तो दूर हो नहीं पाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपने गुरु को पकड़ा। इसके गुरु जो थे वो थे भद्रबाहु, इसके गुरु जो थे चंद्रगुप्त के, इसके एक और गुरु थे, जैन गुरु थे। जैन गुरु इसके कौन थे, तो याद रखिएगा भद्रबाहु थे। ये मैं जैन धर्म पढ़ाते समय बताया। इस भद्रबाहु जी के साथ क्या कर रहा है, ये चला आता है कहाँ पे, कर्नाटक में आ जाता है। और इस कर्नाटक में आता है तो यहाँ पे एक जगह था श्रवण बोलगेला नामक, श्रवण बोलगेला नामक एक जगह था। ये श्रवण बोलगेला नामक जो जगह है, ये वहीं पे एक चंद्रगिरी पहाड़ी है। इसी चंद्रगिरी पहाड़ी के आसपास से जगह है, यहीं पे बेचारा बैठता है। और यहीं पे बैठ के उसने संथारा प्रथा का प्रयोग किया, बिना अन्न जल खाए अपने शरीर को इसने त्याग दिया। और जैसे ये मर जाता है, तो जो इसके गुरु थे भद्रबाहु, जो इसके गुरु थे भद्रबाहु, ये अपने जैन अनुयायियों, जब ये इधर आया था भद्रबाहु, यहाँ आ गए थे, तो यहाँ का कमान कौन संभाल रहा था, वो स्थूल भद्र संभाल रहे थे। जब यहाँ से मर जाने के बाद जब यहाँ से जाते हैं, तो स्थूल भद्र के अनुयायी कहते हैं भैया तुम तो दक्षिणी जैन हो, तुम यहाँ ना आओ, हमारे से तुम अलग हो। तो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे, जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, यानी कि ये, इनको दक्षिणी जैन कहा गया, इनको दक्षिणी जैन कहा गया, दक्षिणी जैन बोला गया। और दक्षिणी जैन को ही आज हम लोग कहते हैं दिगंबर। और दिगंबर पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दिग प्लस अंबर। दिग का मतलब होता है दिशा, दिशा, और अंबर का मतलब होता है कपड़ा, यानी कि जिसकी दिशा ही कपड़ा हो, ये नग्न रहते हैं। और उत्तर में जो थे, जब ये दक्षिण में आया था तो उत्तर में एक लोग नेतृत्व करते थे, वो थे स्थूल भद्र। स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे, ये अपने आप को बोले श्वेतांबर, ये मैंने जैन में पढ़ाया था। और ये श्वेत प्लस अंबर से मिलकर बना है, श्वेत प्लस अंबर से मिलकर बना है। श्वेत का मतलब सफेद होता है, अंबर का मतलब कपड़ा, यानी कि ये लोग कपड़ा सफेद धारण करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो मैं आपको पूरी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी सारी बातों को बताने की कोशिश किया हूं। आशा करता हूं कि अगर इस चंद्रगुप्त मौर्य को छेड़ने की कोशिश एग्जामिनर किया, तो मेरा जहां तक मानना है आप सवालों का जवाब देने की हालत में रहेंगे। बाकी आप भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करते रहिएगा, केवल किसी भी मास्टर के भरोसे बैठे मत रहिएगा। अगर कोई मास्टर आपसे ये कह रहा है कि इतना पढ़ लो सिलेक्शन तय, समझिएगा जिंदगी में कभी गधा नहीं देखा था, आज पहली बार मेरे नजरों के सामने कोई गधा दिख गया। मैं किसी मास्टर का अपमान नहीं कर रहा, ना ये कह रहा हूँ कि मास्टर को गधा समझिए, लेकिन कोई भी दुनिया में आदमी, आपका दोस्त हो, यार हो, मास्टर हो, कोई भी हो, कहे कि बस इतना कर लो तो तुम्हारा जिंदगी कल्याण हो जाएगा, तो कह दीजिएगा भैया तू अपना पहले कल्याण कर ले, फिर मेरे पास आना। मैं इतना जरूर आपसे कह रहा हूं कि अधिकांश चीजें आपको मिलने की चांस है, ये मैं इस स्तर से बताने की कोशिश किया। बाकी आपको भी अपने तरफ से पूरी तरह से अलर्ट रहना है, लेकिन बहुत घबराइएगा नहीं, एग्जाम में आराम से बैठिएगा, आपके पक्ष में एग्जाम होगा, मेरा मानना है। क्योंकि मैं नोट्स उस हिसाब से दे रहा हूं, कोई जरूरी नहीं मेरा ही नोट्स विश्व का सबसे शानदार नोट्स है, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आपका परीक्षा निकालने की हालत में रहेगा, है ना।
आगे आइए, आगे आइए। चलिए, अभी इससे कुछ बात पूछना है आपको, कोई बात चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी, जरा जल्दी। भाई साहब इंग्लिश आता ना तो मैं आज कलेक्टर रहता हूँ, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ। मैंने कंपलसरी पेपर ना फेल होता ना तो आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहता। आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, मैंने उस हद तक पहुंचा। थोड़ा अंग्रेजी कम आता, आपसे निवेदन है हिंदी लिखिए। मुझे अंग्रेजी नहीं आता और मुझे ये बात बोलने में कोई शर्म भी नहीं है ना। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य से कोई बात आपको जानना है, पूछना है, डेट लिखना है। डेट लिख लीजिए, लिखवा दे रहा हूं। डेट मैंने नहीं बताया था। 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। आ गए आप उसी जमाने में, 1972 दादा परदादा वाले। तो यहाँ लिख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य वाले में लिख लीजिएगा 323 से 298 ईसा पूर्व, है ना। 323 से 298 ईसा पूर्व, है ना, ये डेट लिख लीजिएगा। अब आते हैं बिंदुसार का। और कुछ पूछना आपको, और किसी को? बिंदुसार पे पहुंचे हैं, है ना। चलिए इसको डालिएगा बिंदुसार, तो लिख लीजिएगा, इसका भी डेट लिख लीजिएगा। 184 तक पूरा चलेगा। 323 22 23 से 322 23 से 184 ईसा पूर्व तक पूरा मौर्य चलता है। लेकिन 322 23 से लेकर 298 तक चंद्रगुप्त चलेगा, और 298 से लेकर के कहां तक चलेगा? 272 के आसपास चलेगा बिंदुसार, है ना। तो बिंदुसार को चलते हम लोग पढ़ना, 298 से लेकर लगभग 272 ईसा पूर्व के आसपास, है ना, यहां तक चलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग, समझते हैं इसको, थोड़ा कर लेते हैं हम लोग जल्दी। मैं तो सोचा मौर्य पूरा कंप्लीट कर देंगे, ये तो कंप्लीट ही नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। पहली बात, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे मर जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे मर जाता। अच्छा वो डेट किसका पूछे थे? डेट से रिलेटेड क्या लिखे हैं वो? मृत्यु से रिलेटेड। क्या मृत्यु से रिलेटेड आपको जानना? डेट लिखा, हमें लगा डेट। क्या जानना आपको मृत्यु से रिलेटेड? क्या बोल रहे हैं, हम तो कुछ समझ नहीं पा। डेट से रिलेटेड है, ये तो है यहाँ। मृत्यु से रिलेटेड मैंने बताया तो आपको, 298 ईसा पूर्व के आसपास से मर जा रहा। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला वो तपस्या के माध्यम से। अरे हाँ, डेट नहीं, डेट तो मृत्यु से रिलेटेड क्या पूछ रहे हैं आप लिखे हैं डेट नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं डेट नहीं सर, डेट से रिलेटेड पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? चलिए बिंदुसार पे आते हैं। आप उस पर लिख दीजिएगा, और हिंदी में ही लिखिएगा। इंग्लिश लिखिए लेकिन हिंदी में करके लिखिएगा। अंग्रेजी झाड़ेंगे आप लोग तो हम समझ नहीं पाएंगे, जवाब हम नहीं देंगे भाई। मैं साफ साफ सच्चाई बोलता हूँ। मुझे ये सब चीजें नहीं है कि फैशन और दिखावा बनावटी के दुनिया में अलग दिखूं, ऐसा कुछ नहीं। बड़ा सिंपल साधारण आदमी, है ना। बिंदुसार पे आते हैं, बिंदुसार में चंद्रगुप्त मौर्य के मर जाने के बाद शासन सत्ता की बागडोर को संभालने का जो काम कर रहा है, किस जगह? अरे भैया बताए तो, श्रवणबेलगोला नामक कर्नाटक चंद्रगिरी पहाड़ी के आसपास। अब कैसे बोले भाई, यही तो मर रहा है। कहाँ गया हो? कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान चंद्रगिरी पहाड़ी के आसपास से मर जा रहा, यही तपस्या करके। साफ साफ लिखिए। चलिए अब देखते हैं इसको हम लोग, अब साफ साफ लिखेंगे, कोशिश करेंगे, है ना। आइए इसको देखते हैं, है ना। इसको पढ़िए आप लोग, समय निकल जाएगा ना, एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे मैं तो थोड़ा सा दौड़ा भी दूंगा आपको। मैं दौड़ाता नहीं, दौड़ा दूंगा तो आप ही का नुकसान होगा। यहाँ थोड़ा देखिए बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त अभी कुछ मत पूछिएगा, अभी मैं पूछने का मौका दूंगा। मैं बोलूं, बोलने में बीच में आप बुलवा देते ना तो मैं भटक जाता हूँ। थोड़ा एक बार जोश में आ जाओ, बोलने दीजिए, फिर उसके बाद पूछिएगा, है ना। पूछने का अवसर दूंगा बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के मर जाने के बाद उसकी शासन सत्ता की बागडोर को संचालित करने के लिए उसी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र आता है, और उसका नाम बताया जाता है बिंदुसार। इसके बारे में भी थोड़ी बहुत कहानी बताई जाती है कि इसकी जो माता थी उनका नाम दुर्धरा बताया जाता है, और दुर्धरा को कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जहर खाने के लिए कौटिल्य थोड़ा 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 जहर खिलाने की आदत ऐसे रखता था चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसे थोड़ा थोड़ा जहर खिलाने की आदत रखता था। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य की थाली का खाना दुर्धरा ने खा लिया, और जिस समय दुर्धरा ने खाना खाया था उस समय खाने में तो चंद्रगुप्त मौर्य की हल्की सी जहर वाली खाना थी। उसी समय दुर्धरा के गर्भ में पल भी रहा था ये बिंदुसार। तो
बिंदुसार जब पल रहा था तो इसके बॉडी में इन्फेक्शन हो गया उस जहर के वजह से, और इसके शरीर पे दाग जैसे आ गए, इसीलिए इसका नाम बिंदुसार रखा। तो ये ऐसे कहानी बताया जाता है, याद वाद नहीं होगा तो घबराइएगा नहीं, ये याद करने वाली बात भी नहीं है, बस ऐसा समझ लीजिए। बिंदुसार ये क्या था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था। पुत्र आबले उत्तराधिकारी, है ना, ये बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात हम लोग को ये जानना है, जैसे ये गद्दी पे बैठ रहा है तो यूनानी लेखों में इसको अमित्रोकेट्स बोला जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? अमित्रोकेट्स। केट्स, अब थोड़ा सुंदर लिख रहा हूं, देखिएगा, अमित्रोकेट्स, इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक यानी शत्रुओं का विनाश करने वाला, अमित्रो विनाशक, है ना। और ये कहाँ बात अमित्रोकेट्स लिखा गया? यूनानी लेखों में लिखा गया। यूनानी लेखों में इसको अमित्रोकेट्स कहा जाता है, शत्रु विनाशक। वहीं पे अगर देखा जाए तो वायु पुराण में देखा जाए तो इसको वायु पुराण में क्या कहा जाता है? भद्रसार के नाम से शायद जाना जाता है। भद्रसार, हाँ, भद्रसार के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगला बात, इसका अगला नाम जो है वायु पुराण में क्या बोला गया? वायु पुराण में वो बोला गया है भद्रसार। भद्रसार लिख लीजिएगा, भद्रसार। और वहीं पे अगर आप जैन ग्रंथ उठा के देखेंगे तो जैन ग्रंथों में इसको संभवतः सिंहसेन बोला गया। सिंहसेन, है ना, सिंहसेन बोला है। तो इतने सारे नाम से जाना जाता। अमित्रोकेट्स से याद रखिएगा, भद्रसार। ये अमित्रोकेट्स को कई बार एग्जामिनर ने पूछ चुका है, किस शासक को अमित्रोकेट्स के रूप में जाना जाता है, वो कई बार पूछ चुका है। तो अमित्रोकेट्स शत्रु विनाशक यूनानी लेखों में कहा गया, वायु पुराण में भद्रसार, जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन के नाम से बताया जाता है। परिशिष्ट पर्वन जब पढ़ेंगे तो उसमें लेख आता है एक, वहां बताया जाता है कि इसकी जो माता थी दुर्धरा थी, और उसी दुर्धरा ने चंद्रगुप्त मौर्य की जहर वाली खाना को खाया था। वो चंद्रगुप्त मौर्य की जहर वाली जो खाना थी वो कौटिल्य जो था वो ऑलरेडी चंद्रगुप्त मौर्य को जहर हल्का हल्का खिलाने की आदत डालता था कि कोई उसको मार ना पाए। जहर इसके बॉडी में मतलब एंजाइम ऐसा जनरेट हो जाए जो जहर को डाइजेस्ट करने की ताकत रखा, ताकि इसको अचानक कहीं मिले तो इसकी बॉडी जो है वो ऐसा एंजाइम तो एकाएक देगा नहीं। मान लीजिए जहर आपने खा लिया, जब तक खाना आपके स्टमक के पास है 3-4 घंटे, 1-8 घंटे तक तो मुश्किल से वो, तब तक तो खाना को आप क्या करेंगे? तब तक खाना अगर जब तक स्टमक के पास है जहर वाला, तब तक तो आप जिंदा रहेंगे। अगर डॉक्टर आपको बचा लिया इंजेक्शन देके, स्टमक से खाना उल्टी करा के अगर निकलवा दिया, तब तो आप बच गए। अगर खाना स्टमक से अगर खाना आपका सीधे कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आ गया। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो सीधे वो ब्लड में डाल दिया जाएगा। ब्लड में चला जाएगा तो सारा जाकर ब्लॉकेज करता चला जाएगा, और रक्त वाहिनियां जो होंगी वो ब्लॉकेज होती चली जाएंगे। जब ब्लॉकेज हो जाएंगे, हार्ट जो होगा वो पंपिंग करेगा, कॉन्स्ट्रक्शन, रिलैक्सेशन, ब्लड पहुंचेगा नहीं। जब शरीर के अंगों तक ब्लड पहुंचेगा नहीं तो कोशिकाओं को ब्लड नहीं मिलेगा। शरीर की कोशिकाएं ब्लड से ही चलती हैं। जब कोशिकाएं ब्लड पाएंगे नहीं तो कोशिकाएं एक्टिव नहीं रहेंगी। जब कोशिकाएं ही एक्टिव नहीं है तो शरीर खत्म हो जाएगा, इंसान ऑन द स्पॉट मर जाएगा। इसलिए उस जमाने में लोग जब तोप बंदूक तो था नहीं, भाला और ये ऐसा कोई चीज तो था नहीं कि मार देते सीधे, रडार डिटेक्ट करते मारते, परमाणु मिसाइल एकदम ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, ऐसा तो था नहीं सिस्टम। इसलिए जहर से मार देते, छुरा घोप के मार देते, ऐसे मार देते। तो कौटिल्य उनको जहर खिलाने थोड़ा थोड़ा आदत डाल देता था, ऐसा बताया जाता है। याद नहीं होगा कोई बात नहीं, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। अगली बात हम लोगों को यह जानना है कि ये जिस संप्रदाय से रिलेटेड था, जिस संप्रदाय का अनुयायी था, मानता था, बताया जाता है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो यह आजीवक संप्रदाय का आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अभी इसका लड़का आएगा तो इन आजीवक संप्रदायों को रहने के लिए क्या करेगा? गुफा बनवाएगा बराबर की पहाड़ियों में। तो यह आजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। ये बात आपको याद रखना है ना, अनुयायी था, ये बात आपको याद रखना। इसके अलावा देखा जाए तो बिंदुसार के संबंध में एक बात यह भी कहा जाता है कि बिंदुसार ने दक्षिण भारत में युद्ध किया कि नहीं किया, इसके बारे में तो कोई उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन इतिहासकार ये जरूर बताते हैं कि बिंदुसार जो था वो अपने पिता के द्वारा बनाए गए साम्राज्य के जितने सारे क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को अछूड़ रखा, उन क्षेत्रों को छिन्न भिन्न नहीं होने दिया। ये बिंदुसार की एक काबिलियत थी। हालांकि इसके बाद जब इसका पुत्र आएगा तो उसने अपने जीवन काल में एक क्षेत्र पे सबसे खतरनाक धावा बोलेगा, कलिंग के क्षेत्र पे 261 ईसा पूर्व के आसपास, और वहां की राजधानी तोसाली पे अधिकार कर लेगा, अशोक आएगा। लेकिन इसके बारे में कोई ऐसे युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है दक्षिण के क्षेत्रों में। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि इसके शासन काल के दौरान विद्रोह बहुत हुए थे,
उन विद्रोहों को दबाने के लिए अपने पुत्रों को भेजा है और विद्रोहों को दबाने के लिए कहीं पे सफलता पाया है, कहीं पे असफलता पाया। तो जरा उस बात को हम लोग देखते हैं। तो एक बात आपको ये याद रखना है कि इसने दक्षिण के क्षेत्र में युद्ध नहीं किया, केवल अपने पिता के साम्राज्य को अछूड़ रखने की कोशिश किया था। इसके अलावा हम लोगों को ये बात जानना है कि दिव्यावधान नामक एक ग्रंथ आता है। उस दिव्यावधान नामक ग्रंथ में एक उल्लेख मिलता है। दिव्यावधान ग्रंथ में एक उल्लेख क्या मिलता है कि जब इसका शासन काल चल रहा था तो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। इसके शासन काल के दौरान क्या हो रहा, तक्षशिला में विद्रोह। इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले अपने बड़ा लड़का को भेजा, वो था सुसीम। ये सुसीम जो था ये बड़ा लड़का था। ये जाता है युद्ध के लिए और ये जो सुसीम था ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, हार जाता है, यानी कि विद्रोह को दबा नहीं पाता। तब ये क्या करता है, अपने छोटा लड़का को भेजता है और ये छोटा लड़का इसका कौन था, वो था अशोक। इस अशोक को भेजता और अशोक जब जाता है तो सोचिए ये कितना खूंखार आदमी था। ये सब विद्रोहों को पल भर में सिमट के रख देता, यानी विद्रोह को क्या किया, इसने शांत कर दिया और ये सफल रहा। और इसी दिव्यावधान ग्रंथ में ये भी बात उल्लेखित किया गया है कि जब अशोक जो था वो जो तक्षशिला विद्रोह था जिसको दबाने के लिए गया था, जब इसकी सफलता पा जाता है तो इसी खुशी में क्या कर रहा है, जो बिंदुसार था वो इसको अवंती को क्या कर रहा है, गवर्नर बना दे रहा है। अवंती का इस अशोक को क्या कर रहा है, अवंती का गवर्नर बना रहा है। और जब ये अवंती का गवर्नर बन रहा है तो आगे चल के इस अवंती को ही क्या करेगा, जीत लेगा और जीत के क्या करेगा, साम्राज्य में मिला लेगा, यानी अवंती इसके क्षेत्र में आ जाएगा, है ना। तो ये कहानी कुछ दिव्यावधान के मुताबिक बताई जाती है। इसको आप अपने भाषा में ऐसे लिख लीजिएगा, मेरी वीडियो को रोक के ऐसे जैसे बोला ऐसे लिखते आप निकल लीजिएगा, है ना। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें एक बात और मिलता है, अशोक जो था अवंती को जीत के ये मिला लेता है। ये बातों का उल्लेख करने के लिए एक और हम लोगों के पास स्रोत आता है, उस स्रोत को जरा याद रखिएगा। वो स्रोत हम लोगों से पूछे गए सवाल के रूप में आते हैं। इसका उल्लेख जो मिलता है वो बुद्ध घोष का एक पुस्तक आता है, सामंत पासादिका एक ग्रंथ आती है। उस बुद्ध घोष की वो ग्रंथ है, बुद्ध घोष की ग्रंथ है। और ये ग्रंथ क्या है, सामंत पासादिका, ये याद रखिएगा। ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ बताता है किसने अवंती साम्राज्य को क्या किया, मिलाया है। और ये जो ग्रंथ है ये बता रहा है किसने यहाँ पे धावा बोला है और यहाँ के विद्रोह को दबाया है। तो ये बात आपको इतना सारा याद रखना। और ये बुद्ध घोष का जो सामंत पासादिका है ये परीक्षक हम लोगों से पूछ चुका, तो ये बात आपको याद रखना। इस परीक्षक हम लोगों से सवाल के रूप में क्या किया, पूछ चुका, तो आपको याद रखना, है ना। इसके अलावा देखा जाए तो बिंदुसार का जब शासन काल चल रहा था तो कई सारे विदेशी यात्रियों का भी आगमन हुआ। पहला विदेशी यात्री तो अभी मेगस्थनीज आ रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगस्थनीज के बाद जो आता है, मेगस्थनीज का कह सकते हैं उत्तराधिकारी के रूप में जो आता है वो कौन था, उसको हम लोग देखते हैं डाइमेकस को। डाइमेकस आएगा, डाइनोसियस आएगा, ऐसे कई विदेशी यात्री आएंगे, है ना। तो अगली बात इसी तीर में अगली बात लिखिएगा। अगली बात हम लोगों को क्या लिखना, बिंदुसार के शासन काल के दौरान विदेशी यात्री, है ना। तो अगली बात हम लोग क्या लिखना, इसके समय आए विदेशी यात्री या राजदूत कह सकते हैं, राजदूत के ही रूप में आते थे लोग। तो दो लोगों का नाम यहां हम लोगों को लिखना। पहला हम लोगों को लिखना है सीरिया के एक नरेश थे एंटियोकस, थोड़ा अटपटा इन लोगों का नाम है, तो बस ऐसे पढ़ते रहिएगा, कहीं ऑप्शन में मिल जाए तो मार दीजिएगा, जरूर नहीं एकदम जुबान पे रट्टा रहा, है ना। तो सीरिया के एक नरेश, उनका नाम एंटियोकस बताया जाता, एंटियोकस इनका राजदूत आया था। ये कौन आया था, सीरिया। अभी जब हम लोग मेंस पढ़ेंगे ना, वहां इतना कॉन्सेप्ट धमका जाता है ना, ऐसा भुला जाएंगे कौन डेट है, कौन एक का नाम है, कौन दादा था, कौन माई था, कहाँ, ये सब भूलने लगता है कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट अगर आप जबरदस्त कर लेंगे ना तो आई तक कहीं से हल्का हल्का सिग्नल लेके देख के काम चला लेंगे, समझ रहे हैं। ऑप्शन मिलेगा वहां देख के काम चला सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर इतना मत एकदम बल दे दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट वाली बात जब आएगी तो वो पढ़ रहे हैं, नींद आ रहा है यार क्या चल रहा, उसको पहले करिएगा। यह सब तो बात की बात। सीरिया के नरेश आ रहे हैं, नरेश। सीरिया के नरेश थे कौन, एंटियोकस।
इन्हीं का राजदूत था, सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत था, राजदूत। राजदूत कौन था? डाइमेकस। डाइमेकस। एक तो ये आया इसके दरबार में। जब ये आ रहा था, इससे जुड़ी हुई 2-3 बात आपको जानना, 2-3 बात हम लोगों को क्या जानना। जब ये आ रहा है तो बिंदुसार ने क्या किया था, इससे डाइमेकस से, इस डाइमेकस से कुछ मांग किया था। वो मांग क्या किया था? कहा तुम मदिरा लाना, मदिरा की मांग किया था। सूखा अंजीर का मांग किया था। अंजीर देखिएगा, अंजीर एक फल की ही तरह होता है, उसको भिगो के खाइएगा। अगर आप भिगो के खाएंगे तो ये मान के चलिए बॉडी में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है बहुत इंक्रीज करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा, है ना। तो अंजीर खाना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे हैं हम लोग तो खाना चाहिए। भिगो के 2-3 अंजीर पर डे सुबह उठिए, खाली पेट मस्त खाइए, और उसकी पानी को पीजिए, उसको धुल के डालिएगा। ऐसे ऐसे गोल गोल रहेगा, गोल गोल ऐसे थोड़ा मुड़ा मुड़ा किनारे से रहेगा, भिगोएंगे तो थोड़ा मोटा हो कितना बड़ा हो जाए, और उसको खाइए, बढ़िया रहता है सेहत के लिए। मैं तो इसको खाता रहता है ना, आप भी खाइए, सही रहेगा। तो सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस जब आ रहा था, इससे 3 चीज का डिमांड कर रहा। 3 चीज का क्या क्या डिमांड कर रहा? एक मदिरा का, एक सूखा अंजीर का, और एक नर्तकी का। 3 चीज का डिमांड। तो ये क्या कर रहा? एक सूखा अंजीर का कर रहा, सूखा अंजीर का, अंजीर लिखिएगा, अंजीर। फिर उसके बाद मदिरा का, मदिरा का, और दार्शनिक का। सोचिए वो अपने अपने संस्कृति के प्रति कितना शानदार आदमी ये था। ये कहा भैया ठीक है ला देंगे, दे देंगे, ये कहा दे देंगे, ये कहेगा ये नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हम अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ थोड़ी न करेंगे। ये इस चीज को सीधे सीधे मना कर दिया। सोचिए कितना समर्पित आदमी था। अभी यहाँ दौलत के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, है ना। लोग एक दूसरे को खिलौना बना के समझते रहते हैं, किसी की जिंदगी को कब खेल लीजिए, चल लीजिए, उसकी भावनाओं के साथ खेल लीजिए, उसकी जिंदगी के साथ खेल लीजिए, चलते रहे। ये सब पाप कमाएंगे, परमात्मा सजा देगा, किसी को नहीं ये काम करना चाहिए, है ना। अपने तरफ से बच के रहिए। डाइमेकस ने जैसे मांग किया, सूखा अंजीर, मदिरा और दार्शनिक, 2 चीज को एक्सेप्ट कर रहा, तीसरा कह रहा नो भैया ऐसा नहीं हो सकता, नाराज हो, खुश रहो, घरे रहो, अब मस्त रहो, हमसे क्या करना, है ना। मगर ये डाइमेकस से रिलेटेड एक बात और आपको जानना है। इसके पहले जो आया था वो कौन था? इसके पहले जो आया था तो हम लोगों ने पढ़ा था मेगास्थनीज। तो इसको हम लोग कहते हैं मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना सवाल के रूप में, उत्तराधिकारी, है ना, उत्तराधिकारी बोलते हैं। तो पहला विदेशी यात्री तो हम लोगों ने ये देख लिया, कौन? सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस, सूखा अंजीर, मदिरा, दार्शनिक और मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। दूसरी बात, बिंदुसार के शासनकाल में ही ये कहते हैं टालमी, मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय, थोड़ा नाम बड़ा अटपटा है ना। मिस्र नरेश कौन है? टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय। तो इनका एक राजदूत आ रहा। दूसरा कौन आ रहा? मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस, देखिए कैसा कैसा नाम, डेल्फस द्वितीय और का राजदूत। और इनका राजदूत कौन था? डायोनेसियस करके था, है ना। इनका राजदूत कौन है? तो लिखिएगा डाइनोसियस, ये आ रहा, है ना। तो ये बात आपको, इन 2 बातों को और आपको बिंदुसार से रिलेटेड याद रखना। इसके अलावा इसके शासन काल के दौरान एक बौद्ध विद्वान थे, बौद्ध विद्वान, उनका नाम बौद्ध विद्वान थे, बौद्ध विद्वान। और इस बौद्ध विद्वान का जो नाम बताया जाता है, बौद्ध विद्वान का नाम वो तारानाथ था। ये बताते हैं कि बिंदुसार जो था वो अपने जीवन काल में 16 राज्यों को जीता था, 16 राज्य के विजेता के रूप में घोषित करते हैं। लेकिन बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथ ये बताते हैं कि उसने ऐसी कोई युद्ध नीति नहीं किया था, उसने केवल विद्रोहों को दबाने का काम किया था। दक्षिण में तो उसने साफ युद्ध किया कि नहीं किया कोई पैमाना मिलता ही नहीं है। लेकिन ये जरूर कहते हैं कि उसने अपने साम्राज्य में बाप के द्वारा दी गई जितनी सारी विरासत थी उसको अछूत रखने की पूरी कोशिश किया, है ना। इतनी बात आपको याद रखना, इतनी बात आपको क्या करना, याद रखना। तो कल हम लोग पढ़ते हैं अशोक के बारे में। आज हमने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया मौर्य साम्राज्य में कुछ ये बताया, ऐसे ऐसे हुआ। फिर मैंने आपको बताया, जानकारी के स्रोत बता दिया, ये बता दिया, ये पढ़ेंगे हम लोग, ये थोड़ा बड़ा, ये बड़ा, कल खत्म हो जाएगा, कुछ तथ्य पढ़ेंगे, है ना। ये 3 चीज और बचे हुए हैं। फिर मैंने आपको क्या किया, स्रोत के बारे में, इसको लिख लीजिएगा, इसकी जीवनी यहाँ से कुछ याद हो ना हो इसको जरूर याद करिएगा। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड ये सारी बातें, मेरी बात मानिएगा, बुरा मानिए मुझे, अच्छा मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन मेरी बात मानिएगा।
इन सारी चीजों को, कोई इसमें बकवास की बात नहीं है, रट्टा मार के बैठे रहिएगा, रंग लाएगी समय जब पेपर में बैठेंगे, है ना। तो ये सारी बातें हैं, ये जितनी सारी बातें हैं, सारा मैंने आपको एक एक करके जितनी मेरे पास क्षमता है हर तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ। कल जब मैं आपसे मुलाकात करता हूँ तो कल की मुलाकात में मैं आपसे बातचीत करूंगा अशोक, और इससे संबंधित जानकारी के साथ साथ प्रशासन के बारे में भी देख लेंगे और तथ्यों के बारे में भी देख लेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ मत लिखिए, पीडीएफ अगर जाएगा कहेंगे मास्टर ने ऐसा क्या लिखा, तो यहाँ ऐसे हम लिख देते हैं कल की बात की जो होगी, कल की बात। आप कमेंट करके बताइए आज की बात समझ पाए कि नहीं। अशोक पढ़ेंगे हम लोग, फिर प्रशासन पढ़ेंगे और उसके बाद तथ्यों को पढ़ने वाले हैं। तो जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए आज की जितनी सारी बातें को मैंने बताने की कोशिश किया, आप समझ पा रहे हैं क्या लिखे हैं? हाँ समझ गए, हाँ ठीक, धन्यवाद, समझ रहे हैं, अच्छी बात है। कोशिश करूंगा जैसे जैसे मैं ऑफलाइन की तरफ मेरे अंदर सुधार होता जाएगा, जैसे ऑफलाइन पढ़ाने में मजा आता, बच्चा लोग सामने रहते हैं, थोड़ा बात करते रहिए, पढ़ाते रहिए, समझाते रहिए, यहाँ भी मजा आता, लेकिन यहाँ सामने कैमरा देखा तो 2-3 दिन मुझे उसमें लग गया। लेकिन सब कुछ सही है, कंटेंट किसी भी दिन मैंने आपको गलत नहीं दिया, खराब नहीं दिया, सब परीक्षा के संदर्भ में ही दिया। बस बोलने में, समझने में, लिखने में तेजी हो गया वो ये अलग बात है, वो धीरे 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 सब सुधर जाए। आप घबराइए नहीं, निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, सब कुछ सही होगा। परमात्मा की आशीष रहा, सब कुछ सही रहा। अपने तरफ से आप पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के साथ मन को एकाग्रचित करके पूरी ताकत झोंक दीजिएगा, बाकी जो होगा वो होने ही वाला है, कर्म ही हम कर सकते हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं हम सीधे अशोक मुद्दे के साथ, अशोक टॉपिक को पढ़ाते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत, बाय, बेस्ट ऑफ लक।